हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर है ये है एस्टेट 2019 का। ठीक है, 2019 में जो पेपर आया था वो ये है। देखिए, अगर आपके पास किसी के पास 2018 से पहले का कोई क्वेश्चन पेपर है एस्टेट का तो मुझे भेज दीजिएगा, और अगर उसके आंसर की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आंसर की ये 2-3 पेपर तो मुझे मिल गए, लेकिन इनके आंसर की मुझे नहीं मिली। और एक और करेक्शन करना चाहूँगी, इससे पहले जो 2020 का पेपर किया था वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एक मिस्टेक है 142 के अंदर। ठीक है ना, वो नेचर ऑफ मनी के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, तो उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है साइड डिविजिबिलिटी, तो उसका जो आंसर है वो है स्टेबिलिटी वाला। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, तो ये सारे के सारे आंसर तो ठीक है, उसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, कि कौन सा नहीं है, तो उसमें नीचे वाला नहीं है और सारी उसकी विशेषताएं हैं। तो 142 का शायद मैंने जो है ना थर्ड दिया और उसमें है फोर्थ। ठीक है ना, यानी कि ABCD होगा तो ऐसे होगा कि मैंने वहाँ पर C बताया है और उसका है D, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये है स्टेट का, मैं साथ के साथ में बताती चलूँगी और आप एक बार ये अंदाज़ा लगा लीजिए कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, लिख लीजिए माइक्रो, मैक्रो, स्टेट और इंडियन इकोनॉमी। फिर उसके आधार पर मैं आपको बताती चलूँगी भाई एक यहाँ से आया, दो मुझे तो ध्यान नहीं रहेगा फिर ये बाद में। तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपका बन गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया वो बच्चे ज्वाइन कर लें। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन वेदर न्यूज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फिगर शोज, कि मौसम समाचारों में अधिकतम एवं न्यूनतम, यानी कि जो भी वेदर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वहाँ पर अगर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम और मिनिमम तापमान के आंकड़े क्या दर्शाते हैं, यानी कि उनको कैसे दर्शाते हो आप, रेंज से, क्वार्टाइल से, मीन डाइवर्शन से, स्टैंडर्ड डाइवर्शन। तो यहाँ पर बता दूं कि रेंज से हम दर्शाते हैं, क्योंकि आप एक बात देखिए क्या करते हैं, हम एक तरीके से मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं ना, कि ये 15 है, 15 में से अगर 2 छोटा, तो इस तरीके से करते हैं ना। जो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें वो होती है रेंज। ठीक है, ये हम सारा का सारा क्वार्टाइल डाइवर्शन क्या, मीन डाइवर्शन क्या, स्टैंडर्ड डाइवर्शन क्या, ये अभी हम करेंगे इसको। अब देखते दूसरा क्वेश्चन कि द इकोनॉमिक सेंसस ऑफ CS डज नॉट बिलोंग्स टू हुम, यानी कि इनमें से सब में तो वो बिलोंग करता है, सबसे तो संबंधित है, लेकिन ऐसा कौन सा जिसके साथ संबंधित नहीं। देखिए, इंडस्ट्री, सर्विस, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो वो इन सब में तो CS तो काम करता है। ठीक है, इनसे संबंधित तो डेटा देता है, बट एग्रीकल्चर है जिसके से रिलेटेड वो डेटा नहीं देता या इसके बारे में ये बात नहीं करता, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि कहीं पर हो सकता है कि मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, अगर आपको आता है या आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब उसके बाद है कि 93 को देखिए आप, 93 क्या कहता है यहाँ पर। तो इससे पहले वाला अपने क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए, तो ये किससे है, ये इंडियन इकोनॉमी से। ठीक है ना, पहले वाला किससे था, स्टैटिक से, दूसरा इंडियन इकोनॉमी से। अब हम बात कर लेते थर्ड, यानी कि 93 की। तो 93 का आप देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा परिभाषा के अंतर्गत आता है। देखिए, अब हमने इससे पहले वाले पेपर में पढ़ा, वहाँ पर फ्लो वेरिएबल पढ़ा था ना, फ्लो और स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं, तो मैंने वहाँ पर बताया कि स्टॉक वेरिएबल वो होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेजर कर सकें। ठीक है ना, और फ्लो वेरिएबल वो होते हैं जो एक टाइम पीरियड पर, एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, वो 1 महीने के लिए, साल के लिए, इस तरीके से जब हम टाइम पीरियड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऐसा है जो फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, तो आप किसको बता सकते हो। फर्स्ट है मनी सप्लाई, क्या ये फ्लो वेरिएबल है? क्या आप ये बता सकते हो कि मनी की सप्लाई 1 घंटे की इतनी है, 2 घंटे की इतनी है? नहीं ना, स्टॉक वेरिएबल होता है। क्योंकि आप देखिए, आप बता सकते हैं ना टोटल मनी की सप्लाई इंडिया के अंदर इतनी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर आप मंडे को खड़े हो या संडे को खड़े हो या 21 तारीख है, 22 तारीख, तो आप बता सकते हो उस डेट में कि इतनी मनी की सप्लाई है टोटल। उसके बाद आप देखिए कंजम्पशन, जब हम कंजम्पशन की जो बात होती है ना, ये होता है फ्लो वेरिएबल। तो फ्लो वेरिएबल कंजम्पशन क्या, आप बताते हैं कि मेरे 1 दिन का कंजम्पशन इतना है, या कंजम्पशन के ऊपर जो खर्च करते हैं हम, मेरा 1 महीने का इतना है, 15 दिन का इतना, तो हम इसको बता पाते हैं। तो इसलिए वेरिएबल जो है ना फ्लो वेरिएबल वो है कंजम्पशन। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी स्टॉक वेरिएबल है और गवर्नमेंट लोन भी, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी एक पॉइंट पर बता सकते हैं कि भारत में इतनी बेरोजगारी है, सरकार ने इतना लोन लिया, वहाँ से इतनी मनी की सप्लाई की हुई है बैंक ने, तो ये सारी चीज़ें हम एक पॉइंट पर बता सकते हैं। जब कंजम्पशन को ही हम एक टाइम पीरियड में बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा B।
उसके बाद देखिए ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफ़र पेमेंट एक ऐसी पेमेंट होती है जिसके लिए ना तो आज हमें देना, ये मैं मैक्रो में आपको करवा चुकी है, मैक्रो का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैक्रो का है। जब हमने नेशनल इनकम वाला चैप्टर किया था तो वहाँ पर हमने ये किया था। तो ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफ़र पेमेंट एक ऐसी पेमेंट होती है, ना हमें पहले इसके लिए कुछ पेमेंट करना होता, ना ही हमने फ्यूचर में। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, बुढ़ापा पेंशन होती है आपको, अगर कहीं पर स्कॉलरशिप मिलती है वो होती है। यदि बाढ़ और भूकंप के समय एक देश दूसरे देश की मदद करता तो ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट को कभी भी हम जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें काउंट नहीं करते, ये एक तरफा हस्तांतरण होती है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट फर्स्ट है कि एक देश की सरकार द्वारा अन्य देश की सरकार को भुगतान, ये क्या है? तो पेमेंट की बात करें, ठीक है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ठीक है, ये तो गलत है। पेमेंट्स मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, बिना वापसी से सेवा का भुगतान, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि पेमेंट बाय, यानी कि एक सरकार दूसरी को दे रही है, लेकिन किसके बदले पेमेंट करी जा रही है, कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विसेज, यानी कि उस बिना वापसी सेवा के भुगतान, यानी कि बिना कुछ नहीं, यहाँ पर वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, नो रिटर्न। उसके बाद है कि पेमेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, ये भी नहीं है। और ये लास्ट वाला भी नहीं है, ये है कि बिना वापसी, यानी कि आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका बर्थडे, ठीक है ना, तो बर्थडे पर जब आपको, आपके बर्थडे पर जब आपको गिफ्ट मिलते हैं तो आप कभी भी ये लालच मत कीजिए कि जिससे या देते हो किसी को, आपने किसी को गिफ्ट दिया, मान लिया जाए कोई भी ए पर्सन है, बी ने ए को गिफ्ट दिया, तो इस बी को ये लालच नहीं होना चाहिए कि जब इसका जन्मदिन आएगा तो ये कंपलसरी देगा, नहीं, ये गिफ्ट जो होती है ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। अब देखिए तो ये मैक्रो का था, ये सेकंड 95 भी मैक्रो का। यहाँ पर देखिए कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल मॉडल और केंज। अब यहाँ पर आपको क्लासिकल और केंज में जाना ही है, तो मैंने यूट्यूब पर भी करवाया हुआ, ठीक है ना। तो क्लासिकल और केंज का डिफरेंस करना आपने, ठीक है, क्लासिकल और केंज का। इन्होंने पूछा कि बेसिक क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है उनकी, जो भी क्लासिकल है और केंज है। फर्स्ट है यहाँ पर कि रिजिड मनी वेज, रिजिड मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी, रियल इंटरेस्ट रेट। देखिए इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रिजिड मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी, रियल इंटरेस्ट रेट, जो उन्होंने क्या माना था, उन्होंने माना था कि जो वेज है ना, जो क्लासिकल है वो फ्लेक्सिबल है, वो वेज भी और प्राइस भी, ठीक है ना। वेज और प्राइस क्या है, फ्लेक्सिबल है। डिमांड फॉर मनी की तो बात फ्रीडमैन ने की है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और उसके बाद आप देखिए इनके अनुसार, केंज के अनुसार क्या है कि ये तो ये कहते थे कि वेज रेट को गिराकर, क्लासिकल कहते थे कि हम क्या है, लेबर की डिमांड को बढ़ाकर, वेज गिरेंगे तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में होगा तो उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन केंज कहता कि नहीं, वेज को हम नहीं घटा सकते, क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसमें हम वेज को कम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इसका आंसर है। उसके बाद आप देखिए इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि गोल्डन रिवोल्यूशन, ये मैं सारे करवा चुकी हूँ आपको। तो गोल्डन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर ये कब आया था? तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो है इसका ये किससे संबंधित है, ठीक है ना, ये बात पूछी गई है, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो पहले देखिए इसका जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड जो है वो है इसका। और ये देखिए एपीकल्चर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ जूट से रिलेटेड कौन सी, मतलब एक तरीके से क्रांति हुई थी पोल्ट्री से, ये सारे के सारे कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने करवाए थे इंडियन इकोनॉमी में, तो ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो जो गोल्डन रिवोल्यूशन है ना वो 1991 से लेकर 1991 से 2003 तक रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम पर यहाँ पर जो भी उत्पादन का लेवल जो है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में है, ये है बागवानी से संबंधित। पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो जो बागवानी से संबंधित है ये, तो इसमें क्या है कि इस टाइम पर जो हॉर्टिकल्चर है, जो बागवानी है, उसका उत्पादन बहुत सारा बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसके अंदर एरिया बढ़ा है, तो इसलिए इसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोला गया, ठीक है ना। और ये रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। और दूसरा, इसके फादर जो हैं वो हैं निरपाक टूटर्ज, ठीक है ना। इसके फादर अगर आपसे पूछ भी ले गोल्डन रिवोल्यूशन के, तो निरपाक, PAKH टूटर्ज, ठीक है। तो ये इसके फादर हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला
कि यदि एक सरकार अपने बजट में दिक्कत की स्थिति में चल रही है, दिक्कत का मतलब है जब एक्सपेंडिचर कम है और एक तरीके से इनकम ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर अधिक यानी कि सरप्लस में, तो हम मान सकते हैं कि सार्वजनिक ऋण वो करें कि जो भी गवर्नमेंट का जो लोन है ना, पब्लिक डेब्ट, तो हम क्या मान सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास आय ज़्यादा। तुम अपने पास देखो, अगर तुम्हारे पास आय ज़्यादा और खर्च कम है तो क्या तुम्हारा डेब्ट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। नहीं, अगर हमारे पास इनकम बचती है और हमने किसी का ले रखा होता तो हम देने की कोशिश करते हैं ना। दूसरा कि फॉलिंग दे रहा टैक्स कट करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉलिंग इफ़ द गवर्नमेंट यूज़ द सरप्लस टू रिपे द पास्ट डेब्ट, घटेगा यानी कि ये आंसर होगा, सार्वजनिक ऋण घटेगा यदि सरकार उस जो फालतू पैसा है उसका उपयोग जो लोन ले रखा है आपको उसको उतारने में अगर करती है तो। 97 का हो जाएगा आपका फोर्थ। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके से ये लगा लो पब्लिक का है, ठीक है। नहीं तो ये उसमें इंडियन इकोनॉमी में कवर हो जाता, जहाँ मर्जी आप लिख लेना। हु डिटरमाइन द पॉइंट द इंटरसेक्शन टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो। देखिए दो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो होते हैं तो वो इस तरीके से कट करते हैं, ठीक है। दो, इसको डिक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं ऊपर वाले का। तो जब ये यहाँ पर जो निकल कर आता है ना, तो वो करें कि व्हाट डिटरमाइन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो, तो करें कि वहाँ पर क्या निकल कर आएगा, तो वहाँ पर निकल कर आएगा आपका मीडियन, ठीक है। ये अभी करवाऊंगी, आप समझ जाओगे स्टेट में। अब देखिए इसको मैं बता ही देती हूँ आपको थोड़ा सा, कि जैसे ये होता है, ठीक है ना, ये मोर देन ओजाई होता है, ठीक है, और ये होता है लेस देन ओजाई। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर निकल कर आता मीडियन, ठीक है, और यहाँ पर निकल कर आता है n/2 इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो या ओजाई करो हम इसको बोलते हैं। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरीके से निकल कर आएगा। तो यही पूछा गया, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो वहाँ पर क्या निकलेगा, मीडियन। उसके बाद है ये आपका एक तरीके से वो स्टेट का था, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका मैक्रो से, किससे, मैक्रो से। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये कहता है कि सरकारी स्वायत्तता में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। गवर्नमेंट यदि एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से क्या होगा, आय का स्तर। ये देखिए आपको ऐसे पता होना चाहिए कि ये आपसे बात कर रहा है ISLM की, ठीक है ना। ये आपका ये जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है, IS की, ये IS और ये LM। इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं IS करो तो इसमें क्या होता, इसके अंदर होता गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स, ठीक है ना। और भी मैंने जो आपको लिखवाया हुआ है तो उनको भी ध्यान में रखना। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स में चेंज आता तो IS शिफ्ट करता है। ये राइट जब शिफ्ट करेगा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े, राइट शिफ्ट करने की बात है, और टैक्स घटे। और लेफ्ट अगर पीछे की तरफ आओगे तो ये तब शिफ्ट करेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटे और टैक्स बढ़े। टैक्स बढ़ने से क्या होगा, IS पीछे शिफ्ट करेगा और घटने से आगे शिफ्ट करेगा। तो इन्होंने बोला कि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े तो IS सीधी बात आगे चलेगा। पहले इनकम इतनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, अब इनकम बढ़ गई है और साथ में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते, ठीक है ना, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गई। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, हायर लेवल ऑफ इनकम, सही बात है। लोअर लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, गलत, क्योंकि ये भी बढ़ेगा, ये भी। हायर लेवल ऑफ इनकम एंड हायर लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ठीक है। दूसरा देखिए लोअर लेवल ऑफ इनकम, यानी कि दोनों ही लोअर, नहीं ये तो गलत है। लोअर लेवल ऑफ इनकम यानी कि ये भी गलत है। तो दोनों ही बढ़े। आपने देखा कि ये LM था और ये IS है। पहले इनकम इतनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, ये बढ़ गया तो इनकम भी बढ़ी और ब्याज भी बढ़ा। तो ऐसे ध्यान रखोगे ना। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये है थोड़ा सा, ये भी आपका मैक्रो का ही है, बिल्कुल आसान है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। GNP निकालनी है, रियल GNP। रियल का क्या मतलब होता है, जब इन्फ्लेशन उसमें से निकल जाए। किसकी निकालनी है, 2011 की, ठीक है ना। तो अब इसको निकाल देते हैं हम। क्या करेंगे, इसको इस तरीके से निकालेंगे, 2011 की नॉमिनल GDP डिवाइड बाय प्राइस लेवल। तो करो, नॉमिनल GDP कितनी है, 55,000
ठीक है ना, 55,000 और डिवाइड बाय 67.50। ये देखिए मैंने सोल्व करके देख लिया था, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है ना, 81481। तो आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए कि 55,000 डिवाइड बाई यानी कि जो 50 यानी कि ये जो 55,000 हैं इनको डिवाइड करोगे 67.50 से, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर ये आएगी। और अगर आपसे पूछे भी रियल जीएनपी कैसे निकलती है, तो आप बताओगे नॉमिनल डिवाइड बाय प्राइस, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद हम चलते, तो ये मैक्रो का ही था, ये भी आपका मैक्रो का ही है, नेशनल इनकम से संबंधित है ये भी। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, ये बोला कि द फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन ड्रॉ फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंट फॉर द इकोनॉमी। यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट निकाला। अब देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन पूरी लर्न होनी चाहिए। क्या लर्न होनी चाहिए, जो भी इक्वेशन है इससे रिलेटेड एक इक्वेशन है, ये मैंने करवाई हुई है आपको मैक्रो में। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि नेट एक्सपोर्ट निकालने, तो पहले आप इक्वेशन याद करो कि ओपन इकोनॉमी की बात करें। ये जो आपकी नेशनल इनकम होती है ना, इसमें क्या क्या होता, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इनको दोनों को लिख देते हैं हम NX, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। और ये जो होता है ये एक्सपेंडिचर होता है जो डोमेस्टिक के ऊपर हम करते हैं, और ये होता हमारा फॉरेन एक्सपेंडिचर, ठीक है, फॉरेन वस्तु के ऊपर जो करते हैं, नेट एक्सपोर्ट जो होता है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस NX, ठीक है। हमें निकालना ये, क्या करेंगे हम सबको, इनको तीनों को इस साइड y में से इनको माइनस कर देंगे। अगर हम करेंगे y माइनस, ठीक है ना, c प्लस आई प्लस जी, यानी कि सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, और टोटल करके एक बार ही माइनस कर देंगे तो हमारे नेट एक्सपोर्ट निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं ऐसा कौन कौन सा है। अब हमारी ये दी ही हुई है, इन्होंने GNP दी हुई है, ठीक है ना, नेट एक्सपोर्ट है ना, तो इन्होंने दिया हुआ है GNP, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, GNP हमें दिया है 4, यानी कि जो y थी ना वो हमारी ये इतनी है 4850, ठीक। उसके बाद आप देखिए इसको इक्वल कीजिए। अब ये कितने हैं, C है, ये नहीं, ये C है और ये I है, ये C है और ये G है, तो C प्लस आई प्लस जी करो, इन तीनों को जोड़ दो, ठीक। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये आते हैं हमारे 4917, और प्लस में नेट एक्सपोर्ट है। अब तुम क्या करोगे, इसको इधर लेकर आओगे, इधर ये रह जाएगा 4850 माइनस 4917, तो ये आएगा -67, ठीक है ना। तो इसकी इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर है ये रहा, तो ये इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 102 क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए 1749 में, ठीक है, 1749 उसमें स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसके पिता कौन है, तो वो हैं गोटफ्राइड एचेनवॉल, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिए, तो स्टैटिक बात है याद रखनी पड़ेगी आपको कि गोटफ्राइड एचेनवॉल। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये वो क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था ना पिछले पेपर के अंदर, वो वेटेड इंडेक्स, नॉन वेटेड इंडेक्स। तो वेटेड इंडेक्स के अंदर आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि वेटेड इंडेक्स में फिशर था, मार्शल था, बावले था और एजवर्थ था, तो वो सारे वेटेड में थे। और सिर्फ नॉन वेटेड कौन सा था, जो प्राइस इंडेक्स था कि P1 डिवाइड बाई P0 और इनटू में 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्राइस इंडेक्स नंबर था। तो इन्होंने बोला क्या कि द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर 2011 बेसिक द 2008, ठीक है ना, यानी कि बेस ईयर 2008 है, और ये क्या है तुम्हारा जो भी है मतलब कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये आपका नया है, यानी कि 60 डिवाइड बाय आप कर दोगे 60 डिवाइड बाय 20, नहीं एक सेकंड रखते हैं, 60 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100, ठीक है ना, 0 से, हाँ ठीक है ऐसे ही। तो यानी कि करंट क्या है हमारा 2011 डिवाइड बाई बेस ईयर क्या है, बेसिस लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब क्या है 2008। तो यहाँ पर ऐसे करना है कि 2011
डिवाइड बाय 2008। ऐसा अगर क्वेश्चन आता तो आप उसको इंडेक्स नंबर ऐसे लिख रहे क्या 2011, तो करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू में 100, ठीक है ना जी। 60 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 300। फॉर्मूला क्या है कि P01 ये बेस ईयर, ये करंट ईयर, तो यहाँ पर क्या था कि समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू में 100, ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है ज्योमेट्रिक में, ये भी स्टैटिक का, इससे पहले वाला जो आपका था ये अभी आपने देखा ये मैक्रो का था, ये स्टैटिक्स का फिर आ गया। तो स्टैटिक के क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन की बात की जा रही है। किसकी? ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, आपने अर्थमेटिक मीन को आप सभी जानते हैं ना। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जितने नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये 4 है, ठीक है ना, ये हम क्या करते हैं इनको सबको टोटल करके, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं एक सीरीज है, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका जो टोटल आता है ये कितने नंबर है, 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं? या 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसके टोटल को, तो ये आ जाता है ये। तो ऐसे ही हम इसका अगर सिंपल निकाले तो अर्थमेटिक में मान लेते हैं कि A और B 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 ही है ना, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसी का हमें फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम करते हैं इनका अंडर रूट कर देते हैं A इंटू B का, ठीक है ना, इनका अंडर रूट कर देते हैं। अगर हार्मोनिक मीन हमें निकालना, हार्मोनिक मीन का निकालोगे तो 2AB डिवाइड बाय A प्लस B, ठीक है। और दूसरा इसका क्या करोगे, अगर इसी को और तरीके से करना चाहो तो और में, तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, उसका हम क्या कर दें, स्केयर कर दें और डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन कर दें। ये अर्थमेटिक मीन ही, तो अगर इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही तो निकल कर आएगा, ठीक है ना, ये ऐसा निकल कर आएगा ना। तो इसलिए लिखा हुआ कि यदि हम ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर कर दें और उसको अर्थमेटिक मीन से हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा हार्मोनिक। जो पीछे आपने पढ़ा था और हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन आया हुआ था ना, और अर्थमेटिक मीन से भी अगर हम इसका जो लिया हुआ था डेरिवेशन की बात की थी, मैंने बताया था अगर सीरीज से इसको अगर तुम इसका समेशन करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो वो वाले हार्मोनिक मीन वो स्पीड वाला क्वेश्चन आया था, स्पीड को किस में मेजर करते, हार्मोनिक मीन में। तो यहाँ पर आप देखिए, तो क्वेश्चन हमने देख लिया कि ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से निकलेगा, उसका समाधान कैसे होगा। वो ऐसे होगा, जितने भी नंबर होंगे उनको हम अंडर रूट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6, तो यहाँ पर आप लिखिए ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। यहाँ पर 4 इंटू 6 करिए, 16 है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64। अगर इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आएगा 8, ठीक है ना, 8 आ जाएगा। अगर किसी को अंडर रूट नहीं हटाना तो उसके लिए क्या करते हो आप, ऐसे करते हो ना, जैसे कि जो मुझे नहीं आता था तो हम ऐसे करते थे, सॉरी, यहाँ पर आप लिए 64 है, ये कितने पर चलेगा, ये चलेगा, मान लिया जाए कि हमें पता कि 8 पर चलेगा, तो 2 आगे ना, ठीक है ना। तो इसमें से हम ले लेंगे 1, जो जोड़ा होता ना उसमें से हम 1 ले लेते हैं। अगर हम इसको करते ऐसे 64 को अगर हम ऐसे करते 2 पर चलाते तो ऐसे होता, ऐसे होता, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 2, ये कितने पेड़ बन गए, 1 2 पेड़ बन गए ना। और अब देखो 1 तो इनमें से ले लेंगे 1 और 1 ये ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 8। तो जब उसका अंडर रूट हटाओगे ना आप ऐसे करोगे, ज्योमेट्रिक मीन है, और यहाँ से ये क्या था 4 इंटू 16 था, तो ये 64 आ गया था। तो 64 को अगर हटाओगे तो 8 आंसर आएगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दे रखी होती है आपको, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर क्या करते आप ऐसे करते, जो भी ज्योमेट्रिक मीन की दे रखी है ना आपको, ऐसे दिया होता फिर आपको कि ज्योमेट्रिक मीन की तो वैल्यू दी होती। यहाँ पर जैसे कि है ना कि a इंटू जैसे दे दिया भाई a इतना, ये दे दिया कि इतना 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 देकर 1 की वैल्यू दे दी, 1 की वैल्यू की जगह इनको ही दे दिया, x दे दिया, y दे दिया। तो फिर आप क्या करते उसको ऐसे करते, जैसे कि 4 इंटू 16, अगर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, इसकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है ना, और x की वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए बोले, तो आप ऐसे ही सिचुएशन में क्या करोगे, इसको अंडर रूट इसका स्केयर कर दोगे, ठीक है ना। इधर से रूट हट कर इधर स्केयर में आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपको 10 दे रखा, ठीक
ठीक है ना। तो इसका 10 का अगर स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कर दोगे जितना भी आएगा 64। फिर इसमें से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी फिर एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फिर वेलोसिटी ऑफ मनी। अब वेलोसिटी ऑफ मनी को देखिए, आप ध्यान से सोचिए कि मैंने आपको ये मैक्रो में ही करवाया था, ये मैक्रो का क्वेश्चन है। जब हम कर रहे थे ना क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल में हम फिशर की थ्योरी कर रहे थे, ठीक है ना। फिशर की जब हम थ्योरी की थी हमने, तो उसके अंदर हमने किया था कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी mv=pt, जिसमें आपने t को और v को कांस्टेंट मान लिया था, p और m ही जो थे वहाँ पर चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अगर हमें ये वेलोसिटी ऑफ मनी का क्या मतलब होता है, 1 रुपया कितने हैंड चेंज करता है, 1 रुपये से हम कितनी बार वस्तु खरीदते। जैसे मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर कोर्स परचेज करने के लिए आपने 4000 रुपये दिए, ठीक है। जो ये 4000 रुपये दिए आपने किसको दिए, हमें दिए। हमें क्या करें, यहाँ से कोई सामान खरीद लें, फिर अगला बंदा यहाँ से कोई सामान खरीद ले, फिर यहाँ से, ये जितनी बार ये 4000 रुपये जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से 1 2 3, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए आप तो यहाँ से आपने यहाँ पर दिए, ठीक है ना, तो 1 2 3 4, तो इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये, लेकिन यहाँ पर इतना आसान नहीं दिया हुआ। ये क्या पूछा गया है, इन्होंने ये पूछा है आपसे कि ये वेलोसिटी ऑफ जो मनी है ना यहाँ पर, तो वो कैसे निकालोगे। फॉर्मूला वही रखना आपने कि mv=pt, ठीक है ना। p क्या, प्राइस लेवल, ये जो ट्रांजेक्शन के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये v है आपका। v क्या करोगे, pt डिवाइड बाय मनी सप्लाई, ऐसे निकल गया था। अब इसको देखिए यहाँ पर pt को कई बार आपने वहाँ पर लिखा होगा p इंटू क्यों, जब हमारा टोटल आउटपुट ये हुआ है और ये कीमत तो जीडीपी हमारी क्या होगी, इसको हम जीडीपी भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हम जीडीपी लिखेंगे, मनी जीडीपी डिवाइड बाय मनी सप्लाई। और जीडीपी में लिखेंगे हम C+I+G, ठीक है ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मनी सर्कुलेशन का मतलब होता है अपने देश की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि y=C+I+G क्या होगा हमारा, ये जीडीपी कहलाएगा। तो हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर जीडीपी में कितना, C है हमारे पास 500, I है, ये G, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, इनको अगर आप जोड़ते हो तो ये टोटल हो जाते हैं 790, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारी मनी की सप्लाई, इसको हम 162 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब है जीडीपी डिवाइड बाय मनी सप्लाई। तो आप अगर इसको करोगे ना, तो निकालोगे ना, तो ये आएगी 4.8। तो 4.8 यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम 5 में कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 5। तो अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए अगर आपका 4.8 आ है तो 7 तो आप वैसे नहीं लगा सकते, 9 भी नहीं लगा सकते, ये तो 4 से तो ज़्यादा ही है, तो आंसर हो गया आपका 5। उसके बाद हम बात करते हैं 14वें वित्त आयोग की। देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन आया था 14वें वित्त आयोग के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया था कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी ना, वो कितने से कितने टाइम पीरियड के अंदर थी, तो 15 से 20 तक की थी। अब अगर देखोगे जो 15वां वित्त आयोग है, तो उसने कितना करना चाहिए, 20 से 25 तक का करना चाहिए ना, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया, पहले 20 से 21 तक, लेकिन 21 से 26 तक, अगर उसका टाइम ड्यूरेशन आएगा तो 21 से 26 तक का आएगा। यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि जो हिस्सेदारी है ना, ये है इंडियन इकोनॉमी का। वैसे तो ये पब्लिक में बढ़ते, ठीक है ना, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में ही मैं इसको करवाऊंगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जो 14वें वित्त आयोग ने क्या कहा कि जो शेयर है ना, जो सेंटर से स्टेट की तरफ जो शेयर है, उसके अंदर कितनी हिस्सेदारी, कितना देना चाहिए सरकार को 100% में से, तो वो था, इन्होंने पहले 13वें ने 32% कहा था, 14वें ने कहा कि 42, तो ये है इसका। लेकिन अगर आप 15वें ने देखोगे ना, 15वें ने कर दिया है ये 41%, ठीक है ना, कितना कर दिया 41%। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, 1% उनके लिए दिए जाने की बात की गई है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 107 जो क्वेश्चन है ये ऐसे निकलेगा। इन्होंने बोला है कि एक अर्थव्यवस्था में संभावित प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर ये बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर वृद्धि निकालते हैं तो ये होता है, जैसे ये आउटपुट ये है और ये, ठीक है ना, ये वृद्धि दर होती है। वो करें कि इन्होंने निकालना है वास्तविक जीडीपी
एक अर्थव्यवस्था संभावित प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, यानी कि जो भी जीडीपी है उसमें ग्रोथ रेट निकालनी है, ठीक है ना, जीडीपी की ग्रोथ रेट निकालनी है। तो इसको हम निकालेंगे किस तरीके से, इसको हम निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है, इन्वेस्टमेंट लेवल दिया है इन्होंने 25%, ठीक है, ये कितना दिया है 25%। उसके बाद आप देखिए कैपिटल आउटपुट रेशो जो है ना वो दिया है 5%, ये 5% है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दी है 2%, ठीक है। तो ये ऐसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट लेवल ऊपर आएगा, नीचे कैपिटल आउटपुट रेशो, ये फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना कि ऊपर क्या आएगा इन्वेस्टमेंट, नीचे जो है ना उसको हम सी से ही लिख लेंगे कैपिटल आउटपुट रेशो, या ऐसे करो कैपिटल आउटपुट रेशो, और माइनस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये हमारी निकल आएगी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो ग्रोथ रेट आपको घटानी पड़ेगी। तो अब देखिए 25/5 माइनस कितना है 2%, तो क्या होगा 5 आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 3, तो इसका आंसर आना चाहिए 3। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडेक्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फिशर इंडेक्स की बात की जा रही है। देखिए फिशर जो इंडेक्स है ना, इसको करने से पहले हमें करना होगा एक तरीके से लेस पेयर मेथड, क्योंकि फिशर में लेस पेयर और पास्ट दोनों का ऐड है। जब हम लेस पेयर की बात करते हैं ना, इसको हम एल से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना, एल से। तो ये होता है समीशन ऑफ P1 Q0, ठीक है, और समीशन ऑफ P0 Q0 और इनटू में 100। पास से की अगर बात करते तो हम P से दिखाते हैं, वहाँ पर होता है समीशन, ये P1 P0 तो वही रहेगा, P1 P0 इनटू में ये Q0 है ना, वहाँ पर ये सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, Q1 और Q1 और इनटू में 100, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अगर हम देखें, अगर आप याद रखो ना लेस पेयर है तो लास्ट, तो इसका मतलब क्वांटिटी लास्ट ईयर की लेता है, पास्ट है ना तो इसका मतलब प्रेजेंट, क्वांटिटी किसकी लेता प्रेजेंट की। तो ये आसानी होती है इसको याद करने में, तो ये याद रखना। तो इनके इंडेक्स नंबर ये हैं। अब इनको हमें बनाना है, इन्होंने पूछा है कि फिशर का सूचकांक क्या है, फिशर के बारे में पूछा है। देखिए इसको देख लेते हैं एक बार, क्या पूछा इन्होंने, फिशर का इंडेक्स बताइए, फिशर इंडेक्स क्या है। तो अगर हम इनको क्या करें, लेस पेयर पास्ट को मल्टीप्लाई कर दें और उसका अंडर रूट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा एक तरीके से फिशर का। क्या करें हम, लेस पेयर इंटू पास्ट और इसको अंडर रूट कर दे, तो ये हो जाएगा फिशर इंडेक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फिशर इंडेक्स हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे एक तरीके से P01 या जो भी है V01, ये जो भी फिशर इंडेक्स, ठीक है। तो लेस पेयर का क्या था यहाँ पर, लेस पेयर का मतलब लास्ट, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे करोगे कि P1 P0, अगर हम इस चीज़ की बात करते थे प्राइस इंडेक्स था ना ये, उसके बाद Q0 इनटू में समीशन ऑफ P1 P0 Q1 ठीक, और इनटू में 100 और बस इसका अंडर रूट करते। तो ये अब इसको पढ़ लेते हैं हम कि द हार्मोनिक ऑफ द इंडेक्स ऑफ लेस पेयर, नहीं हार्मोनिक नहीं है, ज्योमेट्रिक है, ठीक है ना। द अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडेक्स, अर्थमेटिक भी नहीं है, हो सकता है ये है, हो जाए ये इसका आंसर। इसको आप एक बार देखिए, ये क्या कहता है कि द ज्योमेट्रिक ऑफ इंडेक्स लेस पेयर, यानी कि ज्योमेट्रिक इंडेक्स है ना, अभी आपने देखा कि लेस पेयर इनटू पास, ज्योमेट्रिक मीन भी तो अभी आपने यही देखा था कि 2 हैं, उनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ये टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं, एक टाइम टेस्ट होता है, एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है, दोनों को संतुष्ट करता है। ये क्वेश्चन भी हजारों बार पूछा गया। जो फिशर मेथड है वो क्या टाइम फैक्टर जो रिवर्सल टेस्ट दोनों को, तो बताओगे यस दोनों को। अब आगे हम बात करते हैं। अब उसके बाद 109 क्या करें कि जो HDI रिपोर्ट आई थी ना पहली, उस टाइम पे वो किस प्रधानमंत्री ने जारी की थी, तो वो करी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ये बात की जा रही HDI, ये 1991 में आई थी इसकी रिपोर्ट, ठीक है, और UNDP इसको जारी करता है।
तो ये कब कौन थे उस टाइम पर? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री उस टाइम पर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश कीजिए कि ये क्या ठीक है या गलत है। 110 जो नहीं, ये हमें तो क्या करना है, यहाँ पर मैच करना। देखिए, जो वेल्थ से रिलेटेड जो डेफिनेशन है ना, वो किसने दी? मैच करना है। ये आवश्यकता विहीन क्या बताना इसमें? हाँ, सुमेली थी कि जी, ठीक है ठीक है। देखिए, इसमें से दो मेन छांट लीजिए। जो ये स्कार्सिटी से रिलेटेड है या रॉबिन्सन ने ही दी है, और वेलफेयर से रिलेटेड भी मार्शल ने दी, वेलफेयर स्कार्स तो ये इन्होंने दी है। और जो वांटलेस है ना सेंटर डेफिनेशन, वो जे मेहता ने दी है। तो ये तो ठीक है कि सारे के सारे आपस में मिल गए कि यहाँ पर जे मेहता ने ये दिया है, ठीक है ना, वांटलेस जो है। और दूसरी आपने देख लिया कि जो वेल्थ वाली है ना, मेरे को ये गलत लगती है, यहाँ पर एडम स्मिथ आना चाहिए, ठीक है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। तो इन चीज़ों को आप देखिए, ये याद कर लेना कि वेलफेयर से रिलेटेड मार्शल ने दी है, स्कार्सिटी से रिलेटेड जो रॉबिन्सन ने दी है, और जो वांटलेस है उससे रिलेटेड जे के मेहता ने दी है, और धन से रिलेटेड एडम स्मिथ ने दी। भी कहीं भी इस सीक्वेंस को आप, इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन में कई बार ये रोंग मिल जाते हैं। हम दो से नोट करो एक बार, सी का तीसरा और डी का चौथा। अभी देख लेते हैं, सी का तीसरा, डी का चौथा। सी का है तीसरा, डी का चौथा। अच्छा, ये तो दो में है, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। और इससे पहले क्या है? अच्छा, बी सी डी तीनों देख लेते फिर। बी का दूसरा, तो 110 का होना चाहिए। ए का पहला, बी का दूसरा, लेकिन वेल्थ वाली होनी चाहिए ना, जो वेल्थ से रिलेटेड है वो होगी एडम स्मिथ की। हम वॉक करके दे रखे ना, ये गलत है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ठीक है ना, ये भी स्टेट का। अब इसको आप क्या करोगे, इसके दो तरीके हैं निकालने के। एक तो आपको ये करना है कि आप क्या करो, यहाँ पर पहले मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट होगा, जैसे 10 प्लस बी है, 10 माइनस 20 है ना, तो इसको 10 इंटरवल दे रखे 10 से 20 तक, तो इसको ऐसे करोगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 30। इस 30 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट। देखिए ऐसे लिखा होगा, पहले यहाँ पर आप देखोगे एक्स सीरीज है ये लिखी हुई, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर आप मिड पॉइंट निकालोगे, फिर एफ इंटू एम करोगे, ठीक है। और जो फिर क्या करोगे, लास्ट में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा समेशन ऑफ एफ इंटू एम डिवाइड बाई समेशन ऑफ ई एफ, ठीक है ना, ये बनेगा। एक इसका शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में क्या करना आपको, अब देखिए आप इसको एक बार निकाल लिए और मुझे बताइए इसका आंसर आपका करेक्ट आया या नहीं आया। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो 111 का जो है ना आंसर इसका गलत आता है, ये रॉन्ग क्वेश्चन था उस टाइम पर, और इसको इसके जो क्वेश्चन है ना कि आंसर जो था वो रॉन्ग था, इसलिए सबको इसके मार्क्स मिले थे। लेकिन इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से आपको निकालना। एक इसका शॉर्टकट मेथड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर आपको जो शॉर्टकट मेथड होता है वो होता है ऐसे। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम मीन निकाल रहे हैं, देखिए उसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, पहले जो मीडियन है ना, एक तो सीरीज आपकी एक्स,
ठीक है ना। यहाँ पर आपका एफ है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको डी निकालना है। उसके बाद आपको डी निकालना पड़ेगा। डी निकलेगा एम जो मीडियन है आपका माइनस ए, ठीक है, माइनस ए। उसके बाद आपको करना पड़ेगा, उसके बाद जो थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप होगा वो होगा एफ इंटू डी। फिर आपको करना पड़ेगा जो ये फ्रीक्वेंसी है ना इसका समीशन, और फिर आपको इसका समीशन, इसका समीशन। उसके बाद फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए प्लस समीशन ऑफ डी एफ डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक, अब इसमें से आप देखिए कितना है, 8 है ना। तो आप क्या करोगे, बीच वाले जो 2 हैं, ठीक है, इनको आप क्या करोगे, सम टोटल करोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका ए, ठीक है ना। अब ये जो मीडियन आपने निकालना है, मीडियन कैसे निकालोगे आप, जो 10/20 है, 10 इंटरवल से 10 से लेकर 20 तक ना, तो 10 + 20 को क्या कर लोगे, 30/2 कर दोगे। तो ये आपका जो मीडियन है ना वो आ जाएगा 15। दूसरा अगर आप देखोगे तो 15 के बाद आपका आ जाएगा 30/2 करोगे तो ये आ जाएगा 25। ये 10-10 के उसमें आ जाएगा, अगर आप इसको करोगे ना 35, और उसके बाद 45, 55, इस तरीके से 65, 75 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक, अब इस मीडियम में से जो आप ए मानोगे ना, ए, उसको क्या करोगे आप, इसमें से माइनस करते चले जाओगे, ठीक है ना, इसमें से माइनस करते चले जाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे इसका आंसर क्या है, रॉन्ग है, सबको नंबर इसके मिले थे, मैंने 2 फॉर्मूले आपको बता दिए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ नवरत्न वाला, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, जब हमने इंडस्ट्री का किया था। तो 112 का जो है, 112 यानी कि जो नवरत्न है, एक है महारत्न, कितने हैं 11, नवरत्न कितने 13। इनके नाम तो नहीं याद करने, लेकिन ये कब थे कब आए, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया ना यहाँ पर। तो जो ये 112 है, जो 112 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 4th 1997, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है कि रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है। तो स्टैटिक्स में से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका फॉर्मूले को हम एक बार देख लेते हैं। रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है 113 का, इसका होगा आंसर, देखिए एक बार रुकिए, एक सेकंड रुकिए इसके लिए। हाँ देखिए, इसमें भी इन्होंने क्या दिए हुए हैं, 2 आंसर दिए हुए, ठीक है ना। तो इसके 2 आंसर जो है वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो 2, एक 4, एक ही बात है। देखिए इसका फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन का, जो स्पीयरमैन है उन्होंने इसको रैंक कोरिलेशन मेथड को दिया था 1904 में, 1904 में, ठीक है ना। स्पीयरमैन ने रैंक कोरिलेशन दिया था 1904 में। ये क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर बेस्ड है। इसको जब तक यूज किया जाता है तब तक कि आइटम जो होते हैं उनकी संख्या जो है ना वो 30 से कम हो। समझे आप मेरी बात को। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। अब इसको आप ओपन करो तो इसके रिश्ते मल्टीप्लाई करोगे तो n का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, n की पावर 3 हो जाएगी, और एक n इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर 2 भी है और 4 भी, आप जिस पे मर्जी टिक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ दोनों में आपको नंबर मिलेंगे, शायद इसके सभी को मिले होंगे। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए होंगे ना, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसके लिए फॉर्मूला है वो है हमारा, एक सेकंड रुकिएगा,
अरे देखिए अब इसका एक बार हम डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन ये आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ से लिया गया है, नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है वहीं से। तो यहाँ पर आप देखिए नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIFA हमें निकालना है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये कैसे होती है? देखिए हमारे कुछ फैक्टर होते हैं जो बाहर गए हुए होते हैं, उनके कुछ फैक्टर हमारे यहाँ पर आते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा। जैसे कुछ हमारे फैक्टर US गए, US के अगर कुछ इंडिया में आए, ये अर्न करके ले गए 500, हम अर्न करके ले गए 350, या ऐसा उल्टा भी हो सकता। तो जो क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से करेंगे हम इतना 350 माइनस 500, इस तरीके से अभी इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये GNP फैक्टर कॉस्ट कितना है, इतना है ना। अब हम यहाँ पर निकालते हैं NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट, GNP है ना, तो ग्रोस से हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट। तो यहाँ पर अगर हम NNP निकालेंगे, NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट, तो जब हम NNP निकालते तो नेट जब निकालते तो डेप्रिसिएशन वहाँ पर माइनस होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो GNP एट फैक्टर कॉस्ट है, इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस करते तो हमारा निकल कर आएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये है आपका 7,179,930, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन कितना है आपका, ये है 11,888। तो इसको अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी कुछ ऐसे 168,042। अब आप एक देखिए, अब इन्होंने हमें क्या निकालना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस NDP एट फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ ये चाहिए हमें, ये वाला, ठीक है ना। D से N पर जाना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी ये निकल कर आई है ना, ये वाली NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट, इसमें से NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट जो आई है, ये जो आई है 1680, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे NDP एट ए फैक्टर कॉस्ट, ये वाले, ठीक है ना, या ये वाले लगाओ। हम इसमें से, इस वाले में से जो हमें ये माइनस किया तो हमारी निकली NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट। अब हम इसमें से जो ये निकल कर आई हमारी NNP, इसमें से हम जो हमारी NDP एट ए फैक्टर कॉस्ट है इसको माइनस कर देंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी हमारी। तो देखते हैं कितना, 168042 माइनस करो आप, यानी कि माइनस करेंगे इसमें से हम, ये है कितनी 164,182, ठीक है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0683, ठीक है ना। 3860 कहोगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, तो इसका आ जाएगा C आंसर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा 114 का वो होगा आपका C। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, ये भी बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसका सीधा सिंपल आपको फॉर्मूला बताऊंगी, उसके आधार पर ही आप इसको करोगे। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एक अर्थव्यवस्था में गुणक के मूल्य गणना कीजिए, इनके मल्टीप्लायर निकालना हमें। मार्जिनल प्रोफिट MPC दी हुई है 0.75, और इम्पोर्ट MPI दी हुई है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी इन्वेस्टमेंट टैक्स रेट दी हुई है। ये इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो अब आपको इसको पता चल गया, आपको टैक्स रेट जितने वो मल्टीप्लायर करवाए थे ना, उनमें से ही ये क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे करोगे, इसकी डेरिवेशन होगी जो पूरी की पूरी, अगर आप इसकी डेरिवेशन के ऊपर जाओगे ना, एक सेकंड रुकिए, MPC आपकी 0.75 दी है, और टैक्स आपका इतना दिया है, और ये इतना दिया है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो इसका होता है, ये मल्टीप्लायर है 1/1 माइनस MPC, ठीक है ना। होता ये ऐसे है, वैसे 1 माइनस
टी होता है, ठीक है ना, और प्लस में एम होता है। लेकिन हम इसको जब ओपन करते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस बी, इसके साथ बी प्लस में क्या हो जाएगा, टी बी टी, ठीक है, और प्लस में एम हो जाएगा, ऐसे होता है। बी होती है हमारी एमपीसी, ये है टैक्स, और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, जो हम इंपोर्ट करेंगे। बस इस वैल्यू को इसकी जगह रखना है। अब आप रखिए कि k इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस बी प्लस में बी टी प्लस इम्पोर्ट। बस रखो, एमपीसी कितनी है 0.75, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.75 प्लस में 0.75, टैक्स कितना 20% है ना, तो इसको परसेंट को अगर हटाओगे तो कितना हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, ये 0.2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट कितना है, यानी कि 0.1 है, ऐसे है ना, ये 0.20 लगा लो या 1 लगा लो, 10 लगा लो, ये ऐसे है। अब आप इसको आगे क्या करोगे, इसको देखिए, पहले इसमें से इसको घटाइए, एक में से 0.75 जाएगा तो 0.25 बचेगा, ठीक है ना, 0.25 प्लस में अगर आप इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना 0.75 की 0. इसकी, तो ये आएगा 0.15, बच गया 0.10, इस तरीके से लिख लेना। अगर अब आप इन तीनों को जोड़ते हो, जोड़ो 0.25, 0.15, 10, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, अब इसमें से 0, ठीक है, 4 और 1 5, तो कितना है 0.5 लिखो, 0. तो इसको अगर आप करोगे तो 1 डिवाइड बाय, ऐसे ना, ये 1 ऊपर है ही ना, 0.5 मल्टीप्लाई में इसके 1 के बाद है, ठीक। अगर यहाँ पर 0 लिखोगे तो 2 के बाद हो जाएगी, तो 1 के बाद 0.5 और 0.50 एक ही होते, ठीक है ना। तो अब इसको करो, ऊपर 0 लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आप देखिए कितना है 2। अगर ऐसा दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। वैसे इसकी डेरिवेशन जो है ना वो लेंथी है, पहले आप ऐसे करोगे, कहोगे तो मैं आपको करवा दूंगी कि y इक्वल टू करवाई हुई है c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। उसके बाद आप देखोगे y जो है, अगर हम यहाँ पर इसको ओपन करें c को, c हमारा ओपन करने के बाद क्या होता है कि c हमारा मैंने करवाया कि c नोट प्लस बी वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर c नोट की जगह आप क्या लिख सकते हो, दोबारा लिखती हूँ, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सिर्फ हमें सी को ओपन करना, तो सी को सी नोट की जगह ये लिख दो बी वाई डी, ठीक है ना, इस तरीके से। बस इस वैल्यू को यहीं रख देंगे हम सी की, कि ए प्लस बी वाई डी और प्लस में ये आई नोट, वहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखना भूल गई, ये लिखा हुआ सी, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, आई नोट लिखो, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ठीक है ना। इंपोर्ट को एम को कैसे निकलेंगे, ये इनकम में से हमारी प्रोपेंसिटी इतने, जैसे एमपीसी होती है ना, ऐसे एमपीआई भी होती है कि हम इतना, इस इनकम का हमें इतना पर जो है ना वो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। अब उसके बाद आप देखो जो ये वाई डी है ना, वाई है ये डिस्पोजेबल इनकम, इसको हम निकाल दें कि ये हमारी इनकम है। इनकम में से जो हम टैक्स देते हैं ना, अगर उसको हम माइनस कर दें तो हमारी डिस्पोजेबल खर्च करने योग्य आय बच जाएगी हमारे पास। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी वाई, यहाँ पर आप लिख दोगे ए प्लस बी वाई माइनस वाई टी या टी वाई, जो भी आप लिखोगे, एक सेकंड रुकिए, वाई या ऐसे लिख दोगे आप टी वाई, ठीक है ना, टी वाई। उसके बाद देखिए आई नोट, जी नोट, एक्स नोट माइनस एम वाई, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, अब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ए प्लस बी वाई माइनस बी टी वाई हो गया। ये सेम ही रही कि आई नोट, जी नोट, एक्स नोट, एम वाई, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को एक साइड रखिए, इनको हम मान लेते हैं ए बार, ठीक है ना, ऑटोनोमस है इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा,
ए प्लस बी वाई माइनस बी टी वाई माइनस एम वाई, ऐसे हो जाएगा ना। इधर वाई है। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी ये वाई वाले हैं ना, वाई वाले जो भी हैं, इनको हम इसमें वाई में से माइनस कर देंगे। लिख लेना इसको, मैं अब आगे लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है ना इसमें। मैं फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ बेटा, फ़ोन में थोड़ा स्पेस होता है। तब हम क्या करेंगे, हमारा निकल कर आया था लास्ट में ये वाला, ठीक है, एम वाई ऐसे निकल कर आया था ना। और प्लस में ये बार था जो आई नोट जी नोट एक्स नोट को हमने मान लिया था। अब हमें वाई में से माइनस करना, इसको ले आओगे इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बी टी वाई, ये भी प्लस का हो जाएगा एम वाई, इधर रह जाएगा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें से y कॉमन ले लेंगे हम। y ले लिया, यहाँ पर 1 हो गया, अंदर b बचा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचा आपका बी टी बचा, यहाँ पर खाली m बचा, इधर a बार तो है। अब तुम क्या करोगे, बस अब इसको y को तो इधर रखो और इनको इधर ले जाओ, ये हो जाएंगे आपके 1 में 1 माइनस बी टी प्लस एम, ठीक है। तो ये वही फार्मूला हो गया आपका जो अभी हमने देखा था, ठीक है ना। तो ये इसलिए अगर टैक्स और ये सारी चीज़ें दे रखी है तो आपका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों के ऊपर। उसके बाद अच्छा, इसका आंसर आ गया था ना हमारा 115 का। क्या आंसर आया था 115 का? 2 आ गए, ठीक है। एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं 116 नंबर की। व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टेकल्स इन एक्सेप्टिंग पर कैपिटा इनकम एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट? प्रति व्यक्ति आय को विकास का माप मानने में क्या मुख्य अवरोध है, ठीक है। तो जो 116 है ये कह रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है ना, अगर हम इसको डेवलपमेंट के साथ जोड़ें कि पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है तो उस देश का विकास होगा, तो अगर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, तो ये है आपका 116। तो इसकी जो प्रॉब्लम रहेगी कि प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं, और मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम नहीं, माप सकते हैं ना प्रति व्यक्ति आय को, और देर ऑब्स्टेकल्स कोई बाधा नहीं, बाधा तो है ही। तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इनकम इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो आएगी प्रति व्यक्ति आय को विकास का माप। इसलिए पर कैपिटा इनकम जो होती है ना, हम उसको ग्रोथ के साथ जोड़ के देखते हैं। ये जिसकी प्रति व्यक्ति आय जीडीपी अगर बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी, तो वो देश ग्रोथ कर रहा होता है। तो ये मुख्य अवरोध होगा, ठीक है ना, इनकम इनइक्वालिटी वाला। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही है जो अभी क्या, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इतनी है, अब ये प्रोपोर्शनल टैक्स दे दिया आपको। यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतने से करे तो यहाँ पर हमें निकालना बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बजट डेफिसिट का मतलब है कि खर्च ज़्यादा और आय क्या है, कम है, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है उसकी टैक्स रेवेन्यू से, यही बात है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, बजट डेफिसिट। तो हम बजट डेफिसिट जब निकालते तो इसको ऐसे होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन, यानी कि जो भी टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, तो ये होगा। यदि यहाँ पर बजट डेफिसिट में चेंज होता है तो इधर इसमें भी चेंज होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी, और जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी चेंज होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये टी, ठीक है ना, टैक्स इनकम में चेंज होने से टैक्स में चेंज होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है ना, ये आपका ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ये आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होता है। तुमने पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ऑटोनोमस होता है, ये इंडिविजुअल होता है, तो ये ऑटोनोमस है। यहाँ पर ये माइनस में, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर अब हमें निकालना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के अंदर देखा ना आपने, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है,
ए जी का मतलब है यहाँ पर 1/1 - c और 1 - t, या आप इसको लिख सकते हो, अभी आपने देखा था 1 में इसकी सी की मल्टीप्लाई कर दो सी प्लस में सी टी। सी का मतलब MPC, मार्जिनल तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला। अब उसके बाद अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते तो लिख के आप आगे रखिए, इसको लिख के रखना इसको। तो ये देखिए ऐसे हो गया ना कि चेंज इन जी, यहाँ पर चेंज इन बजट डेफिसिट माइनस टी 1/1 - c और 1 - t, या फिर इसको आप रखो जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर अगर इसके आगे हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 1 - t एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर देखिए जो हमने अभी लिया हुआ था ना ये वाला, ठीक है। अगर इन दोनों में से हम जी को कॉमन लेते हैं, जी को अगर कॉमन लेंगे तो जी हमारा कॉमन आ जाएगा, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कॉमन आ जाएगा ना। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कॉमन आने पर अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह क्या बचेगा 1 - t, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 - c और 1 - t, ये हमारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा आता गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बताओ, सॉरी बजट डेफिसिट बताओ, बजट डेफिसिट, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा लास्ट में कि 1 माइनस, यानी कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा चेंज इन बजट डेफिसिट, यहाँ पर ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप इस फॉर्मूले को याद रखना 1 - t डिवाइड बाय 1 - c और 1 - t, या इसका दूसरा क्या है कि 1 - t डिवाइड बाय 1 - c, इसको मल्टीप्लाई कर दो सी टी, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू को हम रख लेते हैं, वैल्यू कितनी होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना 500, तो यहाँ पर 500 लिखो क्योंकि फॉर्मूला यही है अंदर 1 - t, फॉर्मूले को ध्यान रखो 1 - c और 1 - t, बस इसकी जगह रखो अंदर रखो 1, टी कितना है 0.2, ठीक है ना, और नीचे कितना है 1 में से MPC कितनी है 0.75, और यहाँ पर टी बताओ कितना 0.2 या 0.20, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे इस तरीके से। अगर फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये इतना आ गया यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये रह जाएगा हमारा, जब इसका और इसका माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा यहाँ पर 0.8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है ये, अब इसको 1 - 0.75 है तो हमारा ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी और इसकी फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1 में से अगर 0 पॉइंट हमने देख 1 में से अगर हमने घटाया, यहाँ पर कितना था 0.20, ठीक है ना, यहाँ पर कितना है 0.75, 1 में से माइनस कर रहे और ये हमारा आ गया 1 में से अगर हमें ये घटा टी, ये कितना है इतना है ना, तो 1 में से अगर 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.8, ऐसा आ जाएगा ना 0.80। तो 0.8 की अगर इसकी हमने मल्टीप्लाई की, इसकी हमने मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका, अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हुई तो 1 - 0. यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 7.5 मल्टीप्लाई 0.8, इसकी अगर इसकी मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा आपका 0.6, ठीक है ना, ये आपका 0.6 आ जाएगा। अब ऊपर आपको इसको देखिए, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं एक बार, तो हमारा आ जाएगा 500 1 - 0.2 डिवाइड बाय 1 - 0.6, ठीक है। तो हमारा कुल मिलाकर ये निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस एक में से, ये तो हो जाएगा 1 में से अगर 0.2 घटाओगे, यहाँ पर तो 500 है ही, तो इसको रखो आप ऐसे का ऐसा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ये 500 और अंदर आ जाएगा 1 - 0.2,
और डिवाइड बाय इसमें से 1 घटाए तो 0.4, ठीक है ना, 0.4। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका हाँ देखो, ई इसमें से भी घटा दो 0.2 में से 1 में से, तो कितना आ जाएगा 0.8 डिवाइड बाय 0.4, और ये 500 बार है इसका, तो ये कितना आ जाएगा, गलत आ जाएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, इसका आंसर कुछ और आना चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए ऐसे 500 और अंदर 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.4, ये आ गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है ना, 1/2। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, 1 में से अगर 1/2 माइनस करोगे तो अंदर क्या रहेगा, 1/2 ही रहेगा ना, ये रहेगा 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस, तो ये यहाँ रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके आते तो फिर ये हो जाएगा ऐसे कि 500 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा आपका आंसर 250, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसको मुझसे एक बार पूछ लेना, फिर भी मैं सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर बजट डेफिसिट पूछा जाएगा तो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला होगा ऐसे, बजट डेफिसिट अगर आपसे पूछा जाए, राइज ही नहीं है, राइज का मतलब चेंज लगा लेते हैं यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं रहती। 1 माइनस टी, ठीक है ना, और इनटू में चेंज इन जी, और डिवाइड बाय 1 माइनस सी 1 माइनस टी, ठीक है। इसको आप भी अगर सोल्व करके देखोगे तो ये MPC है, यहाँ पर टैक्स लिखना, यहाँ पर भी टैक्स लिखना, यहाँ पर 500 लिखना, तो जोड़ लेना, इसको जोड़ घटा करके आप देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो, तो इसका देखिए 250 फर्स्ट ही आंसर है। तो आप उसको, इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ आप इनका एक ही समाधान है कि इनके करने के लिए समय नहीं होता, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होते, ठीक है। तो जो 118 क्वेश्चन है ये इनपुट आउटपुट मॉडल से, ठीक है ना। इसका आंसर तो 2 है 180, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे को आप रहने देना। हो सकता है कि ये अब की बार ना भी पूछे, और पूछ भी ले तो कोई बात नहीं होती ऐसी, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि इसके ऊपर टाइम जाए, क्योंकि इतने सारे इसके अंदर फॉर्मूले, फिर फॉर्मूले से इतनी मुश्किल से क्वेश्चन निकलेगा। मैंने निकाला हुआ भेज दूंगी अगर आप बोलोगे तो। अब वहाँ पर देखिए इन द BOP स्टेटमेंट करंट अकाउंट इंक्लूड्स, ये देखिए जो मैंने BOP वाला करवाया ना उसमें एक एक चीज़ बताई हुई है मैंने, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट है उसमें क्या क्या आएगा, इंक्लूड्स, फर्स्ट है कि मर्चेंडाइज इनविजिबल आइटम, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर कि गवर्नमेंट लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, लोन कभी नहीं आते इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ना FDI आएगा, जितने भी FDI लोन्स डेब्ट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। इसमें विजिबल आइटम्स होगी, इनविजिबल होगी, जैसे जो हमारा BOT था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें गुड्स की बात करते खाली, या सर्विसेज की बात करें, ट्रांसफ़र पेमेंट होगी, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम आती है वो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन डेब्ट, इन्वेस्टमेंट और लोन्स वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे, तो इसका सिंगल आंसर हो जाएगा 1। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द मेजर प्लेयर टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विदेशी विनिमय बाजार हेतु व्यापार हेतु प्रमुख खिलाड़ी है। तो देखिए इसका अगर आप देखोगे ये आपको क्या बता रहा है कि जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसके अंदर मेन कौन रोल प्ले करता है, विदेशी विनिमय हेतु रिकॉग्नाइज एक्सपोर्टर, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना ये होते तो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है ना। 120 जो है उसका क्या आएगा, फर्स्ट कमर्शियल बैंक होते हैं जो कि एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में काम करते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका मनी एंड बैंकिंग से था, ये आपका आ गया एक तरीके से माइक्रो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू इनकम से, क्वांटिटी परचेज से,
टाइम से, एनी ऑफ दिस, इनमें से किसी से भी, यानी कि अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है तो इनकम के आधार पर हो सकता है, जो आपने क्वांटिटी परचेज की है उसके आधार पर हो सकता है, टाइम के आधार पर, किसी भी आधार पर हो सकता, कीमत विभेद, ठीक है ना। और कीमत विभेद किसकी विशेषता है, मोनोपोली की या मोनोपोलिस्टिक की, तो ये होती है मोनोपोली की। उसके बाद देखिए सारे फॉर्मूले मैंने करवाए हुए हैं आपको। वर्क फोर्स क्या होती है, वर्क फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फोर्स, ठीक है ना। वर्क फोर्स क्या होती है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसको देखिए यहाँ पर, द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज अनएम्प्लॉयड, जनसंख्या का वह हिस्सा जो बेरोजगार हो। वर्क फोर्स होती है जो काम में लगी हुई होती है, टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं, तो श्रम शक्ति का वो हिस्सा, तो इसका दूसरा हो जाएगा। द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार नहीं है तो रोजगार की बात करें, वर्किंग पॉपुलेशन वही होती है। द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज फोर्स टू वर्क, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद आप देखिए 123, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। कार्वे कमेटी की बात की गई थी। कार्वे कमेटी किससे रिलेटेड, आपने पूछा था ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, ये तो थे ही नहीं वहाँ पर ऐसे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही। उसके बाद 124 का अगर हम देखें तो 124 आपको क्या बताता है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है सारे, लेकिन इनमें से गलत छाटना। एक उपभोक्ता के लिए वस्तु की आय लोच ऋणात्मक होती है, इनकी जो भी हमारी इन्फीरियर गुड्स होती है ना, तो वहाँ पर जो इनकम इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव होती है, ठीक है बिल्कुल सही कि इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पर कैसी होती है, नेगेटिव होती है इन्फीरियर गुड्स के लिए। दूसरा देखिए यहाँ पर कि द टोटल इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड्स ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांड कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। तो क्या करें, किस वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग मात्रा पर पड़ने वाले कि प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, उससे मान लेते हैं कि उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, ठीक है ना। प्राइस इफेक्ट ये होता है। तो वह करें कि जो ये प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे प्राइस इफेक्ट, ठीक है। ये देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनको नोट डाउन करते जाइए कि हाँ ये बात सही है और कौन सी गलत है। एन वह करें कि इंडिफरेंस करो मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ठीक है ना। एक जो है इंडिफरेंस करो होता है, जो क्या होता है दाईं ओर गिरता होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता, अगर ऐसा होता सप्लाई करो को बोलते हैं लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, तो ये ठीक बात है। अब नीचे सम गिफिन गुड्स आर नॉट इन्फीरियर गुड्स, कुछ गिफिन वस्तुएं हीन वस्तुएं नहीं होती, नहीं गलत बात है यह कि जितनी भी गिफिन वस्तुएं होती हैं वो सारी ही इन्फीरियर गुड्स होती हैं, ठीक है। फिर जरूरी नहीं कि जो गिफिन इन्फीरियर गुड्स हैं वो गिफिन गुड्स हो। उसके बाद है यहाँ पर कि मानव पूंजी की अवधारणा श्रम उत्पादकता में वृद्धि का आधार किसे मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट व्हाट इज द बेस ऑफ इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी। ये क्या कर रहा है आपको, अब ये कह रहा है कि मानव पूंजी का अवधारणा, ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब, जैसे जिस तुम पढ़ते हो ना, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जिसको कुछ आता हो, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है तो आप ह्यूमन ना रहकर एक कैपिटल भी हो जाओगे। तो वो करें कि वो किसका आधार मानते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी ठीक होना चाहिए इसका, ठीक है ना। एक तो ये है एजुकेशन और हेल्थ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 125 की, 125 में अगर दूसरा देखें ट्रेनिंग, ये भी ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये तो नहीं हो सकता। इम्पोर्टेड कैपिटल, इनका कुछ नहीं है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्निक आती रही, लेकिन लेबर के बारे में, तो इसके आंसर दोनों होने चाहिए। अगर ए और बी होता तो ठीक है, लेकिन इसके आंसर फिर भी ये दोनों ही जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए द रियल स्टॉक ऑफ मनी इज द इकोनॉमी इंक्रीज, मुद्रा की वास्तविक पूर्ति में वृद्धि के कारण। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वास्तविक पूर्ति में, यानी कि ये करें हैं कि रियल स्टॉक ऑफ मनी इकोनॉमी इंक्रीज। रियल स्टॉक कब बढ़ेगा, जब प्राइस डिक्रीज, परचेजिंग पावर जो है ना वो इंक्रीज, या खरीदने की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसका मतलब होता है वास्तविक जो मनी सप्लाई है ना वो बढ़ गई, तो इसका होना चाहिए दूसरा, ठीक है ना। 126 का आएगा सेकेंड। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में
ये देखिए सूती वस्त्र उद्योग से पहले भी आया था ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया। तो ये करें कि 127 का कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हो चुके थे। स्थापित हुए गलत बात है, तो ट्रेन इससे पहले हो चुके थे। इनकी स्थापना प्राय अंग्रेज उद्यमी द्वारा की गई थी। 127 का हाँ ये ठीक है। ये देश के पश्चिमी क्षेत्र में ही अवस्थित है, ये गलत है। ठीक है ना। ये जो भी कपड़ा उद्योग है इससे रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगी बस 1-2 दिन में। उसके बाद है कि ये देश के 1 मिनट क्या बोला इन्होंने, हम कर रहे हैं 1 सेकंड। एक मिनट देखिए यहाँ पर ये ठीक है, फर्स्ट ठीक है इसका 127 का ना फर्स्ट ठीक है ना। और 127 का फर्स्ट क्या है ठीक है कि ब्रिटिश भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में ठीक है। इनकी स्थापना प्राय अंग्रेज, ये गलत है। ये देश पश्चिम के क्षेत्रों में अवस्थित है, ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 1 और 3। ठीक है ना, 1 और 3 है, 1 और 3 हाँ इसका दूसरा होना चाहिए। 127 जो है ये आपका जो क्वेश्चन है 127 का होना चाहिए दूसरा 1 और 3। ये इन अपने देश के द्वारा किए गए थे ना कि उनके द्वारा, तो इसका हो जाएगा ये वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक विवेकशील उपभोक्ता के विभिन्न वस्तुओं पर व्यय के वितरण की व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई है? The way in which rational consumer allocate his expenditure on goods is described by। एक विवेकशील उपभोक्ता के विभिन्न वस्तुओं पर व्यय के वितरण की व्याख्या किस नियम के द्वारा की जाती है? व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर करता है ना उससे रिलेटेड एक जो रैशनल जो कंज्यूमर होता है, तो इसका क्या है कि मांग के नियम के द्वारा, पूर्ति के नियम के द्वारा नहीं, वो की जाती है सीमांत। ये पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो किस तरीके से वो खर्च करता है वो देखता है कि जैसे जैसे मेरे पास ज़्यादा वस्तुएं होती जाती हैं वैसे वैसे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या है वो डिक्लाइन करती जाती है। उसके बाद देखिए योजना काल में कृषि क्षेत्र में समृद्धि और समानता लाने के उद्देश्य से कौन से कदम उठाए गए? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो है ही नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स ठीक है। कृषि समृद्धि और समानता लाने के उद्देश्य से तो 129 का होना चाहिए हमारा 4th आंसर। ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जो इंडस्ट्री थे ना उनको ख़त्म करना। ठीक है ना। लेकिन हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म्स तो लेकर आए थे योजना काल में। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? 1966 में आया था, 1966 में आया था। ठीक, देखिए अब हम देखते हैं कि जो ISLM करा हुआ है उसके स्लोप के बारे में, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पहले IS के अंदर LM की ये बात करें। IS करो का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। और इसका स्लोप कैसा होता है? LM का पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं LM निकालने के लिए। फिर IS, जब IS को आपने ड्राइव किया था तो यहाँ पर क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था। इनका नेगेटिव रिलेशन के द्वारा आपने इसको निकाला था। ठीक है ना, इस तरीके से एक चार्ट डायग्राम बनाकर। तो वो तो मैं पूरा नहीं करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप LM को देखिए। LM का स्लोप ये होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ पर हम GDP या फिर हम यहाँ पर लेते हैं आउटपुट या फिर Y से आपको डिनोट मिलेगा। यहाँ पर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, डेरिवेशन तो IS की भी सेम ऐसी होती है कि आउटपुट और इसके से होती है। दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पर जब हमारा आउटपुट इतना होता है, जब आउटपुट मान लेते हैं कि इतना है, तो उसी दौरान जो हमारी ये मनी की सप्लाई कांस्टेंट होती है इसमें। ठीक है ना, मनी की सप्लाई ये M/P होता है। ठीक है ना, इसके अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है तो LM राइट शिफ्ट करता है, मनी की सप्लाई घटती है तो लेफ्ट शिफ्ट करता है, वो वाली बात है। जब इतना आउटपुट है इकोनॉमी के अंदर, ठीक, उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो जो मनी की डिमांड है ना वो ये है। ठीक है ना, जो ट्रांजेक्शन के लिए जो मनी की डिमांड है वो क्या है? ये है। यदि उसके बाद आउटपुट बढ़ेगा, ठीक, तो उसके बाद क्या होगा? आउटपुट बढ़ने पर क्या होगी? मनी की डिमांड भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर ये देखिए ना, तो ये मनी की सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। मनी की सप्लाई देखिए कांस्टेंट मानी गई है ना। स्लोप मनी की सप्लाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्लोप
तो मनी की सप्लाई से तो ये शिफ्ट होता है लेफ्ट और फॉरवर्ड, ठीक है ना प्राइस लेवल से। देखिए पी रहा, अगर पी हमारा बढ़ जाए, देखिए M/P है, पी है प्राइस लेवल, यदि ये बढ़ेगा तो मनी की सप्लाई घट जाएगी। मनी की सप्लाई वैसे नहीं घटेगी, नॉमिनल फॉर्म में तो आपके पास उतनी ही रहेगी, जैसे कि 5,000 रुपये, ठीक है 5,000 रुपये आपके पास, 5 तो 5 ही रहेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई भी आप किसी चीज़ को, किसी गुड्स को खरीदते थे, उस टाइम पर उसके 100 रुपीज़ थे, ठीक है ना प्राइस, अब उसकी घटकर 50 हो जाए तो ये 5,000 10,000 रुपये का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए प्राइस लेवल से भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। 2 कट गए तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही नहीं होगा। तो बच्चा क्या ये कि ट्रांजिशन डिमांड फंक्शन फॉर मनी ऑफ द इकोनॉमी। तो आप समझ गए होगे ना कि जो LM कराव का जो स्लोप अर्थव्यवस्था मुद्रा के लेन देन मांग फलन पर निर्भर करता है। उसके हम बात करते हैं एक तरीके से 131 क्वेश्चन की, कि भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला। भारत में शिक्षा का पिरामिड नुकीला होने का क्या मतलब है, इस तरीके का, ठीक है ना, ये पिरामिड है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, आप देखे होंगे प्राइमरी लेवल पर बहुत सारे बच्चे लेते हैं, 10-12 तक भी फिर भी ठीक रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे BA में उससे 12 से बहुत कम बच्चे जाते हैं, BA में भी चलो चले जाते हैं, MA यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसमें तो बहुत ही कम बच्चे जा पाते हैं। तो करें कि नुकीला है ये इस तरीके। इससे आप क्या समझते हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत मूल्यवान है। कहाँ मूल्यवान है, कहाँ आपको इस पढ़ने पर, ये थ्योरेटिकल टाइप की है, इसको पढ़ने पर कहाँ आपको कुछ ऐसा है कि पढ़ते ही आपको रोजगार मिल जाता, नहीं है ना, तो ये मूल्यवान तो है ही नहीं। महंगी है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए इतना भी कुछ नहीं है कि ये महंगी हो। फिर है कि भारत में शिक्षा आर्थिक प्रगति का मुख्य साधन है, ऐसा भी नहीं है कि भारत में शिक्षा की एजुकेशन इन इंडिया इज़ द मेन टूल ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नुकीला है, नुकीले होने का मतलब ये अपनी जगह बातें हैं, इनको आप वैसे बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन का जो मेन टूल है। देखिए एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखिए भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत महंगी है, इन चीज़ों को एक बार आप छोड़ दीजिए। अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ इस पिरामिड की बात करें कि इसका मतलब क्या है, ये पिरामिड आपको क्या बताता है, तो ये आपको बताता है कि हायर एजुकेशन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा आय के वृत्तीय प्रभाव में रिसाव, लीकेज की ये बात करें। देखिए लीकेज का क्या मतलब, हमने पढ़ा था ना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके अंदर बहुत सारे मैंने मैक्रो का ये क्वेश्चन है, लीकेज के बारे में बात की थी, इंजेक्शन के बारे में बात की थी। तो अब देखिए लीकेज का मतलब होता है कि ये छोटा हो जाए, ठीक है ना। इंजेक्शन का मतलब होता है ये बड़ा हो जाए सर्कल, कि कुछ ऐड हो जाए और कुछ निकल जाए। तो हमने देखा था कि जो सेविंग हो गई, इम्पोर्ट हो गया, ये सारे के सारे सेविंग, इम्पोर्ट और क्या होगा इसके अंदर, आप अगर पुराने अपने लोन ले रखे वो लोन चुकता कर दो तो आपके सारे के सारे लीकेज थे। इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्या थी, इंजेक्शन का काम करती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कहता है कि रिसाव लीकेज के बारे में बताइए। राकेश ने 15,000 का भारत में निर्मित टीवी खरीदा, कि राकेश ने बोट एन इंडियन टीवी, ये ठीक है, ये इंजेक्शन है, ठीक है, लीकेज नहीं है। और इन्होंने क्या पूछा, निम्नांकित में कौन सा आय की वृत्ति रिसाव है, ठीक है, ये तो वो है इंजेक्ट किया कि पैसा बढ़ेगा इससे, जब उसने टीवी खरीदा तो खर्च किया। प्रकाश बोट ए सेकेंड हैंड स्कूटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, ये भी ठीक है भाई, उसने पैसा खर्च किया है। मुकेश इम्पोर्टेड ए ब्रांड न्यू कार फ्रॉम जापान, ये लीकेज हो जाएगा क्योंकि आपका पैसा बाहर चला गया, वो इकोनॉमी में दोबारा सर्कुलेट नहीं हो रहा है। उसके बाद 4th पॉइंट है यहाँ पर कि प्रतीक ने अपने सचिव को वेतन के रूप में, ये सारे लीकेज इंजेक्शन है, इंजेक्ट है, ये सारे के सारे इंजेक्ट है। सिर्फ जो इंपोर्ट की गई चीज़ है वो क्या आपका लीकेज है, उससे पैसा कम हो जाएगा। अब उसके बाद है कि आंतरिक संतुलन क्या दर्शाता है, इंटरनल बैलेंस रेफर्स टू, कि इक्विलिब्रियम में बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो एक्सटर्नल होता है। बैलेंस बजट ऑफ ए गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये जो बैलेंस बजट ऑफ ए गवर्नमेंट है। अब आप यहाँ पर देखिए इन्होंने पूछा क्या है कि हमें ये पूछा कि इंटरनल बताओ, ये बैलेंस बजट ऑफ ए गवर्नमेंट का भी कोई मतलब, बैलेंस बजट का क्या मतलब होता है कि इतना ही एक्सपेंडिचर है और इतना ही क्या है इनकम है, ठीक है ना, ये नहीं होगा। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ ये इंटरनल बैलेंस है, ठीक है। जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को, जितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं उनको दिए हुए वेज पर जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है उन सबको काम मिल जाएगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर 2 तरीका का एम्प्लॉयमेंट रहेगा, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, ये भी ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए ये आंसर इसका तीसरा, एग्रीगेट डिमांड बीइंग इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, नहीं ये नहीं है, ना ही ये है। जो इंटरनल बैलेंस की बात करता है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ ए आउटपुट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि महालोबिन्स मॉडल। जो महालोबिन्स मॉडल है ना, ये सेकंड 5 ईयर जो प्लान हमारा 1956 से जो स्टार्ट होता है, तो ये उस टाइम पर आया था। ये महालोबिन्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है और ये हैवी इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, हैवी इंडस्ट्री जो है। तो महालोबिन्स मॉडल जो है वो स्ट्रेस्ड अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यानी कि किसकी स्थापना पर बल देता है, कंज्यूमर गुड्स ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, एग्रो, ये कोर इंडस्ट्री। और कोर इंडस्ट्री कितनी हमारी 8 कोर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये उनके ऊपर फोकस करता है। उसके बाद आप देखिए निम्नांकित में से कौन सा सूचक अनिवार्य है डॉक्टर की फीस, रेल एवं बस का किराया जैसी सेवाओं को अधिक बार देने की वेटेज देता, ठीक है। तो वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, ठीक है। होल प्राइस इंडेक्स नहीं है, वो कौन सा है CPI। 135 का क्या हो जाएगा CPI। उसके बाद और ये देखिए ये आपने इस अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या क्या है। तो इसका मतलब आपको IIP के बारे में पता होना चाहिए, WPI के बारे में, CPI के बारे में, कब आए, कितनी इनके अंदर गुड्स हैं, ये मैं करवा चुकी हूँ, तो ये आपको इनका पता होना चाहिए। GNP डिफ्लेटर क्या है। तो अब ऐसे नहीं करते, अब इनको आपको अगर आपके पास अभी नोट्स अगर मान लिया जाए कि किसी बच्चे ने अभी ज्वाइन किया ये, तो वो जो ज्वाइन किया है, तो अब अगर आप ये सोचो कि मैं पिछली वीडियो नहीं देख पा रहा, तो आप ऐसे कीजिए ना, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो अभी, तो CPI, ठीक है ना, CPI के बारे में लिखिए। CPI क्या है, WPI कब आए, कितनी इनके अंदर गुड्स है, GNP का क्या फॉर्मूला, GNP डिफ्लेटर का, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। GNP डिफ्लेटर क्या है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड, ये माइक्रो का क्वेश्चन है, माइक्रो के अंदर हम कर चुके हैं। तो कह रहे हैं कि अत्यल्पकाल बाजार में डिमांड फिक्स होती है, नहीं, हाँ सप्लाई फिक्स होती है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि यहाँ पर सप्लाई जो है ना वो वर्टिकल हो जाती है। हम कम समय के अंदर, वेरी शॉर्ट पीरियड इन्होंने बोला, उसके अंदर हम सप्लाई को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 136 का। उसके बाद आप देखिए 137 को, 137 क्या कहता है कि यदि समग्र पूर्ति का ढाल धनात्मक हो और परिवर्तनशील लागत पर मार्क अप में कमी आती है तो समग्र पूर्ति वक्र कहाँ पर खिसकेगा। देखिए दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, यदि समग्र पूर्ति का ढाल धनात्मक यानी एग्रीगेट सप्लाई करो, ये करें कि ऐसा, जैसे आप पढ़ते हो ना कि एग्रीगेट सप्लाई करो, पहले ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा, ठीक है। तो ये करें कि ये ऐसा है, या आप यहाँ पर ऐसे कर लो कि ऐसा एग्रीगेट सप्लाई करा। और परिवर्तनशील लागत पर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट ये होती है ना, ठीक है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है। अगर उत्पादन 0 होगा तो ये 0 हो जाएगी और घटने पर घट जाती है। तो वो करें कि मार्कअप होता है कि जो हम जिस प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर, एक तो हमारी कॉस्ट होती है, ठीक है ना, और एक फिर हम जिस प्राइस पर उसको सेल करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस होता है कि हमारी लागत आई किसी प्रोडक्ट को बनाने में 5 रुपये, हम उसके प्राइस रखे 8 रुपये, तो ये जो 3 रुपये है वो मार्कअप हो जाएगा, ठीक है। ये देख, अब ये करें कि जो वेरिएबल कॉस्ट आई थी ना जितनी, उस पर से अगर हम इस प्राइस को हम कर दे, 3 थे ना, ठीक है ना, तो जो मार्कअप था हमारा 3 था। तो ये क्या करें कि यदि 8 रुपये, 8 से 8 था, हमने प्राइस पर कितने पर सेल किया, कॉस्ट हमारी इतनी आई। अब आपको ये करें कि परिवर्तनशील लागत यदि मार्कअप को कम कर दें, यहाँ पर ये 6 कर देते, तो यहाँ पर कितना आता, डिफरेंस 1 आता, और कितने प्राइस हो जाते, 8 से घटकर कितने हो जाते, 6 हो जाते ना। तो अब यहाँ पर देखिए जब प्राइस घट जाएंगे, ठीक है, तो यदि समग्र पूर्ति का ढाल धनात्मक हो और परिवर्तनशील लागत पर मार्कअप में कमी आए तो समग्र पूर्ति वक्र खिसकेगा बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड। दूसरा देखिए दाईं ओर कि स्तर घटेगा और उत्पादन बढ़ेगा। अब देखिए, अब इसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना पहले वाले पॉइंट का। पहले वाले पॉइंट में आपने पढ़ा कि सप्लाई करो ये होता है, ठीक है, अगर प्राइस इतने हैं तो क्वांटिटी, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ये आपको क्या रिलेट करके दिखा रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई करो की ये बात कर रहे हैं, उसका ढलान पॉजिटिव है। दूसरा उन्होंने कहा है कि अभी जो मैंने मार्कअप के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से होगा, तो ये राइट साइड जाएगा। क्यों
क्यों, इससे क्या होगा, परिवर्तनशील लागत के ऊपर अगर मार्कअप ने कम कर दिया कि पहले 8 रखा उन्होंने, 5 रुपये कॉस्ट आई थी, 8 से घटाकर 6 कर दिया, पहले ये 3 था अब ये 1 हो गया, उसके बजाय प्राइस घटेंगे। तो आप बताइए जब प्राइस घटेंगे, प्राइस डिक्रीज, ठीक है ना, तो डिमांड इंक्रीज होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा केस बनेगा। लेकिन वहाँ पर अब अगर आपसे पूछे कि जो आपका पूर्ति का नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई है, वो ऐसा है कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है ना। ये इसका यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि प्राइस घटे हैं मार्कअप घटाने से, जिसके कारण से डिमांड बढ़ेगी, फिर ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, ये इस साइड आएगा, सप्लाई साइड बढ़ती है हमेशा राइट साइड, तो दाईं ओर जाएगा और प्राइस लेवल गिरेगा और आउटपुट इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 137 का। और ये नहीं होगा, दाईं ओर कीमत स्तर नहीं बढ़ेगा। दाईं ओर अगर सरकता ना राइट साइड तो ना तो कीमत स्तर बढ़ता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ने से क्या होगी, कीमत घटेगी, ठीक है ना। सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, कीमत घटती है, और उन्होंने इसीलिए तो मार्कअप कम किया है ताकि कम प्राइस रहे, ज़्यादा आउटपुट कर सके हो, बेच सके। 138 का देखिए, 138 की अगर हम बात करें तो ये आपको क्या बताता है, कौन सा उत्पत्ति के नियमों में शामिल नहीं है। उत्पत्ति के नियम क्या है कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपने लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था ना, प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने कौन कौन से नियम पढ़े थे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर पढ़ा था अल्पकाल के लिए, मैंने आपको बताया भी था कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स जब फैक्टर आते हैं ना तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम यहाँ पर एक फैक्टर को कांस्टेंट, शॉर्ट रन यहाँ पर हम एक फैक्टर को कांस्टेंट मानते हैं और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने रिटर्न टू स्केल भी आपने पढ़ा था। ये लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है ना, ये लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ये इसके अंदर नहीं आता, क्या बोलते हैं इसको, लो ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना, इसका नियम नहीं है। ये तो अपने लो ऑफ क्या पढ़ा था कि ये कॉस्ट लाइन है, ये आइसो क्वांट है, ये जहाँ पर ये टच करता है, फिर ये कॉस्ट लाइन है जहाँ पर ये टच करता है। अगर हम इन पॉइंट को मिला देते तो ये लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैंने बताया था आपको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से आपको देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए, रिटर्न टू स्केल के बारे में पता होना चाहिए, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके होने चाहिए, ठीक है ना। उसी टाइम पर, जिस टाइम पर अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो उसी टाइम पर आप इनको एक तरीके से ये आपको नोट डाउन करने। द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, देखिए मैक्रो से आ गया, अब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आपने किया हुआ है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ये आपने कहाँ पर किया था, जब वो मल्टीप्लायर किए थे आपने, तो मैंने आपको करवाया था कि बैलेंस बजट जो मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला देखिए, इसके फॉर्मूले के थ्रू हम इसको करेंगे। इसको आप देखिए, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है, जब इन निकल कर आए इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 किस किस के उससे, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर प्लस में जो टैक्स मल्टीप्लायर है, यदि हम इनको प्लस करते हैं तो ये इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, मैंने मल्टीप्लायर में एक चीज़ करवाई हुई है कि गवर्नमेंट जितना खर्च करते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के जो टैक्स है वो एक दूसरे का ओवरलैप कर जाते हैं, इतना ही खर्च किया है इतने टैक्स लगाए। तो इसका फॉर्मूला देखिए, आपको रिकॉल करवा देती हूँ, जो इसको लिखते हैं हम KBN की बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और आपका है टैक्स मल्टीप्लायर। अब इसका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, इसका फॉर्मूला है 1/1 - C, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जैसा। और जो टैक्स मल्टीप्लायर है इसका -C/1 - C। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ये बीच वाला है यहाँ पर माइनस होने के कारण से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 - C आ जाएगा। अब यहाँ से 1 - C से ये कैंसिल हो गया तो ऊपर आया 1, इधर से ये कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या आया, एक तरीके से -1 ही है ये, तो ये इधर आ गया। तो आप देखिए क्या आया, 1 - C/1 - C। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब सिर्फ इन्होंने बोला है कि जो ये किससे अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ये किससे इफेक्ट नहीं होता है। अब आप देख लेना इसमें क्या क्या। अब इसको पढ़ते हैं हम कि संतुलित बजट गुणांक किसे प्रभावित नहीं होता है। MPS मार्जिन इससे तो होता है, क्योंकि देखिए 1/1 - C है, ठीक है। और इधर देखिए आपने क्या था ये यहाँ पर 1 अभी मैंने आपको बताया था, सॉरी C - C/1 - C, यही था ना। तो
तो ये जो MPC है ये MPC, और आपने पढ़ा था कि 1 में अगर MPC है तो MPC प्लस MPS किसके इक्वल होता है, MPS इक्वल टू 1 होता है ना। तो 1 में से अगर आपने MPS निकालना तो एक को इसमें से माइनस कर दोगे कि आपका क्या आ जाएगा, अगर MPS आपने निकालना तो ये हो जाएगा 1 माइनस MPC। तो यहाँ पर आप MPS भी तो लिख सकते हो, ठीक है। तो MPS से तो ये प्रभावित होगा कि, बल्कि ये होता है कि उल्टा इफेक्ट पड़ता है कि यदि MPS बढ़ती है तो मल्टीप्लायर घटेगा आपका, ठीक है। तो सेकंड देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, ठीक है, तो इससे भी प्रभावित होता है। जो 139 जो क्वेश्चन है उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। एक सेकंड रुकिए, इसको एक सेकंड देखिए, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, इससे नहीं होगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी इन्वेस्टमेंट इम्पोर्ट से होगा, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव से होगा। प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स रेट लेविड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रोपोर्शनल टैक्स है उससे भी होगा। तो सारे के सारे ये प्रभावित होगा, इससे इन तीनों से प्रभावित होगा, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पॉवर्टी वाले में कि दादा भाई नारोजी की गरीबी रेखा की अवधारणा का आधार क्या था, ठीक है। जो 140 है इसके अंदर इन्होंने पूछा कि दादा भाई जो नारोजी हैं उनकी गरीबी रेखा का 140 का आप देखिए क्या है, यानी कि उन्होंने क्या लेकर चले थे कि व्हाट वाज द बेस ऑफ पॉवर्टी कंसेप्ट ऑफ दादा भाई नारोजी, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है ना। ये शायद वहाँ पर मैंने नहीं करवा, तो इस चीज़ को आप ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन शायद पीछे भी आया था, वहाँ पर इससे रिलेटेड और कुछ बातें पूछी गई थी। तो जेल के अंदर जो कॉस्ट है ना, जो निर्वाह जो लागत है, ठीक है ना, उसके बारे में लिविंग कॉस्ट क्या, उसके बारे में दादा भाई नारोजी ने एक तरीके से एक लाइन बनाई थी, पॉवर्टी लाइन। अब उसके बाद हम देखते हैं 141 कि भारत की कुल जनसंख्या में जाति आधारित जनसंख्या गणना करने के लिए सर्वोत्तम माध्य क्या होगा। अगर हम 141 की बात करें, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में अगर कुल जनसंख्या में जाति आधारित जनगणना करनी है तो सबसे ये क्या होगा, जो माध्य होगा ना, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन के अंदर से यदि हम कास्ट को स्टडी करते हैं तो उसके लिए कौन सा एवरेज लेकर चलेंगे, तो उसके लिए आंसर होगा 141 का फर्स्ट मोड। मोड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम एक सीरीज लेते हैं, शायद ये पीछे भी ये क्वेश्चन आया, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसे कि 1 2 3 जैसे कि हमने ले लिया, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है ना, ये भी 3 है और उसके बाद 4 है, फिर 3 है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं मोड, ठीक है, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि मोड जो है वो सबसे अच्छा, जो अगर आप यहाँ पर देखोगे बेस्ट एवरेज है किसको स्टडी करने के लिए, कास्ट बेस्ड, ठीक है ना। कास्ट बेस्ड जो भी आप स्टडी करोगे तो मोड के थ्रू करोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आगे आपको अगर कास्ट बेस्ड कुछ भी आए तो आप इसको ही टिक करोगे। 142 के अंदर आप देखिए कि एक ए मोनोपोलिस्टिक इज एबल टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन, अब आप देखिए यहाँ पर इससे पहले वाले पेपर से कितना मिलता जुलते हैं ये कुछ क्वेश्चन। तो अब आपको मैंने वहाँ पर बताया था कि कोई भी कंपटीशन हो तो उसका लाभ कहीं पर मैक्सिमम होगा जहाँ पर MC इक्वल टू MR होगी। तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम नहीं, आउटपुट मैक्सिमम नहीं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। सिर्फ ये अलग से पूछ लिया, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आया हुआ, दादा भाई नारोजी से भी आया हुआ। तो आपको क्या ये टॉपिक बस तैयार करने। उसके बाद इंग्लैंड और भारत के मध्य औपनिवेशिक व्यापार का राजमार्ग कौन सा था, यानी कि जब कॉलोनियल, जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था ना, तो किससे हम जाते थे, नाथुला पास से, ये जो पनामा नहर है अफगानिस्तान से नहीं, क्या थी, स्वेज कैनाल। ये जब से ये रास्ता मिला था ना, तब से ही जो उन्होंने क्या किया था, इंडिया को सबसे ज़्यादा वो लूटने का, क्योंकि बहुत उनका जो पहले क्या था, पहले ऐसा था कि अगर इंडिया से वो कुछ भी लेकर जाते थे ना, तो उनका ऐसे था, भाई देखिए इंडिया का कुछ मैप इस तरीके का है ना, तो उनको यहाँ से होकर यहाँ से मतलब इस तरीके से पूरा इंडिया क्रॉस करके जाना पड़ता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया, ये जो स्वेज कैनाल है, जो स्वेज नहर है,
ऐसे, ठीक है ना। तो अब उनका रास्ता तो आधा कट गया, तो इसलिए आसानी से वो जा सकते थे। उसके बाद हम बात करते हैं 144 की, कि इन द शॉर्ट रन मार्जिनल, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ तो इसलिए मुझे भी देखना पड़ता नहीं कि कहाँ पर क्या क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। मेरे पास ही पहले है तो नहीं, एकदम से मिलते तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं भी इनको बार बार पहले देखूं, तो इसलिए मैं भी आपके साथ साथ में इनको कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बीच में जाकर ये कन्फ्यूजन हो गई थी कि ये पेपर रिपीटेड तो नहीं है, क्योंकि जैसे ये मोड वाला था, ऐसे दादा भाई नारोजी वाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। तो इन द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन, अल्पकाल में सीमांत लागत में परिवर्तन, ठीक है। अल्पकाल के अंदर ये कह रहे हैं कि जो सीमांत लागत में परिवर्तन किसके कारण से होता है। मैंने आपको बताया कि मार्जिनल जब कॉस्ट होगी ना तो फिक्स का उसके साथ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिक्स का उसके साथ, एवरेज का भी उसके साथ कोई मतलब नहीं, सिर्फ जो मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। 142 का क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट वाला चैप्टर मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से करवाया, उसको ध्यान से पढ़िएगा आप। अब उसके बाद है कि अगर हम 145 क्वेश्चन देखें तो ये इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। अब इसके लिए आपको 145 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए बर्थ, कि कौन से राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे कम है, तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अब आपको एक काम करना है, इसके लिए आप गूगल कीजिए, अगर आपको नहीं मिलता तो मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कहाँ पर है, ठीक है ना। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, कितनी है कितनी नहीं है, डेथ रेट कितने, बर्थ रेट कितनी है, ये क्वेश्चन आपको करना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, और उस 3 पहले वाले और 3 लास्ट वाले आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ऊंच हो तो वह करेगी एमपीसी। आप बताओ एमपीसी अगर ज़्यादा है तो क्या क्या हो सकता है, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या क्या होगा, ठीक है ना, जैसे क्योंकि आपने देखा ना 1 - 1 एमपीसी, इधर मल्टीप्लायर लिख लेते हैं। और भी देखते इसमें क्या क्या मिल सकता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी विल बी लार्जर एमपीसी, अगर ये तो है गलत, ठीक है ना। 146 का तो ये जो है ये तो है गलत, क्योंकि एमपीसी आई कैसे होगी, एमपीएस आई कैसे होगी। जो एमपीएस देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस होता है, ठीक है ना, =1 होता है। यदि ये 1 होता है, 1 के बराबर होता है, यदि ये मान लेते हैं कि पहले 0.5 है, ये 0.5 है, हाफ है, अगर ये 0.8 हो गई तो ये तो 0.2 ही बचेगी ना। तो ये पहले तो ये गलत हो गया कि ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट, तो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी, तो इसको काट दो एक बार आप, और नीचे आओ, नीचे आकर एक बार आप ये देखोगे जिसमें 1 नहीं है, ठीक है ना, जिसमें 1 नहीं है तो आपके आंसर कट जाएंगे 1 ना होने वाले कि बोथ 1 और 2, ये तो गया, बोथ ये भी गया, 2 कट गए आपके। अब हम दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। आपका चला गया फर्स्ट और थर्ड, ठीक है ना। तो अब हमें दूसरे वाला भी देखना कि मल्टीप्लायर वैल्यू विल बी लार्ज, हाँ ये ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी, यानी कि एपीसी भी ज़्यादा हो गया, एमपीसी अगर ज़्यादा, ये भी ठीक है कि अगर आपकी एमपीसी अगर ज़्यादा तो टोटल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हाई होगी, ठीक है ना, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी हायर। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, इस फॉर्मूले का आप समझिए, C = C0 + BY, ठीक है, ऐसे मैंने आपको मैक्रो में करवाया। अब ये एमपीसी है, ठीक है ना, एमपीसी इन्होंने पूछा कि ये हाई हो गई, और इसको फिर आपने इस फॉर्मूले से जोड़ना कि 1/1 - एमपीसी, ये हाई होता तो ये हाई होता, एक आंसर मिल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इनकम के चेंज होने से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता, एमपीसी के ऊपर, ये चेंज को ही दिखाती है, मार्जिनल जो होता हमेशा चेंज को दिखाता। ऑटोनोमस क्या रहता, स्थिर रहता, ऑटोनोमस आपका क्या रहता, स्थिर रहता, इसलिए जो ऑटोनोमस है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए कि फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है ही, तो आपने देख लिया कि ये रॉन्ग हो गया आपका, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला ठीक है, तो सेकंड इसमें भी है, अब सेकंड इसमें भी है। अब जाते हैं फोर्थ के ऊपर, फोर्थ हमारा गलत है तो फोर्थ इसमें, तो हमारा रह जाता है सिर्फ दूसरा, ठीक है ना। ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान आप रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी शुद्ध प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एसेंशियल कंडीशन, नहीं है, अच्छा नहीं है।
तो अब ये आप देखिए प्योर कंपटीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरीके, एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन में से आपको दो ही चीज़ निकालनी थी, एक परफेक्ट मोबिलिटी थी और एक परफेक्ट नॉलेज थी, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको निकालनी थी वहाँ से, तो वो क्या बना था आपका। लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन सी शुद्ध प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त नहीं है 147 का, तो आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम एंट्री एग्जिट है। अब उसके बाद एक परिवहन लागत की अनुपस्थिति, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की जो है ना अनुपस्थिति, क्रेताओं विक्रेता की, ये तो रहेंगे, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट मोबिलिटी की हमने बात की थी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दो अगर हम निकाल देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, ठीक है ना। तो उसकी आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है कि एब्सेंस ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। वैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा था कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन की सारी अजम्पशन पढ़ोगे। अजम्पशन पढ़ने के बाद अभी आपके पास जो भी बुक है उसी देखिए, ऐसा कीजिए, आपने वीडियो देख ली है, वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी बुक है, कोई भी बुक मत परचेज कीजिए, जो भी आपके पास बुक है जिसमें भी परफेक्ट कंपटीशन है, तो उसमें से आप निकालिए, परफेक्ट कंपटीशन को निकालिए, उसमें आपको मिलेगा ये अजम्पशन है, ठीक है, यहाँ से प्योर कंपटीशन है और ये परफेक्ट कंपटीशन, सिर्फ आप उसको पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है 148 में। 148 में कि शीतल पे, ये कहाँ से आ गया, इलास्टिसिटी वाले से, ठीक है ना। इलास्टिसिटी का अब आपको फॉर्मूला होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब ये क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसलिए यही अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। यदि शीतल पेय की कीमत 18% बढ़ने पर, ठीक है ना, बढ़ी है तो ये पॉजिटिव रहा, घटती तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगाते और नेगेटिव इधर था तो ये क्रॉस होकर प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये क्या हुई है, बढ़ी है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव होता ही है फॉर्मूले। उसकी मांगी गई मात्रा में कितने % कमी आई है, 21%। तो अब आप इसको डिवाइड करके देखना, ठीक है ना। आप इसको डिवाइड करोगे 18 को 21 से तो कितनी आएगी, 148 का आपका जो है ना क्वेश्चन, ये एक से ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। इसको अगर काटोगे ना आप एक बार देख लेते हैं इसको, 3 पर अगर करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, तो ये इतनी आ जाएगी, यानी कि 7/6 को आप काट लेना, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये आ जाएगी आपकी ग्रेटर देन 1, दूसरा आ जाएगा। और अगर इसको ऐसे दे रखा होता कि ये क्वांटिटी है क्यू नोट, ये Q1 है, ये प्राइस है P1 और ये P नोट है, और ऐसे ही फिर आप इसको क्या कर लेते, फिर इसका फॉर्मूला ये हो जाता ना कि P अपॉन में Q इंटू में चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। इसको हम क्या लिखते हैं, Q1 माइनस नए वाली में से पुरानी वाली घटाएंगे, इसको क्या करते हैं P1 यानी कि नए वाले प्राइस में से पुराने वाला घटाएंगे, तो इस तरीके से फिर ये फॉर्मूला हो जाता। और इंटू में 100 पहले ही कट चुका होता और माइनस का साइन इधर रहेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नांकित कथनों को पढ़िए, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनिए, ठीक है ना। 149 के अंदर कि जब राम एक व्यावसायिक बैंक में नकदी जमा कराता है, नकद वित्तीय प्रभाव से बाहर चला जाता है और मुद्रा पूर्ति घट जाती है, ठीक है। 149 का फर्स्ट इन्होंने ये बोला। दूसरा अब इन्होंने बोला कि यदि आरबीआई मुद्रा का निर्माण, यदि आरबीआई और मुद्रा का निर्माण करता है तो भारतीयों का जीवन स्तर उच्च हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इनमें से दोनों सत्य हैं या असत्य है। ये फर्स्ट तो गलत है, ठीक है ना, और आरबीआई मुद्रा का निर्माण करता नहीं, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है इसके अंदर। क्यों है गलत? जब हम व्यवसायिक अब अपनी जमा करवाते हैं तो वह करें कि जो सर्कुलर फ्लो ना वो छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा हो जाएगा? हम बैंकों के पास करवाते हैं, वो आगे लोन देते हैं, उनके पास जो पैसा होता है उसको गवर्नमेंट यूज करते हैं, तो कैसे कम हो जाएगा। लेकिन जब आरबीआई नए नोट छाप देगा तो उससे इन्फ्लेशन आएगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड गिर जाएगा, ना कि बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। 149 का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रहता है, ओह माय गॉड। अब यहाँ पर आप देखिए जो ये 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 2019 के इसका। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार, ये इन्होंने पूछा है यहाँ पर, एक बार पढ़ लेते हैं।
कि एक अर्थव्यवस्था में समग्र मौद्रिक संसाधन किसकी योग के समान है? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, ठीक है। जो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स है, सेंट्रल बैंक नोट्स इन ए सर्कुलेशन, क्वाइंस एंड स्मॉल क्वाइन सर्कुलेशन, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। क्योंकि जब तुम एग्रीगेट की बात करते हो, ठीक है ना, एग्रीगेट का क्या मतलब है, उसके अंदर आपने पढ़ा था ना कि हमारे जो सेंट्रल बैंक के पास नोट्स होते, ठीक है ना, क्वाइंस होते, करेंसी जिसको बोलते हो, ठीक है ना, करेंसी, यानी कि करेंसी के अंदर हम ले लेते नोट्स भी और क्वाइंस भी। फिर उसके अंदर टाइम डिपॉजिट भी होता है, उसके अंदर अदर डिपॉजिट भी होते हैं। तो ये तो दोनों तो इसी के अंदर आ जाते, इसी के अंदर। तो आपने देखा ना वहाँ पर कि ये सारे के सारे जो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स हैं उसके अंदर सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो जो मनी की सप्लाई वाला करवाया था ना मैंने कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, तो ये सारे के सारे आपको करने, शायद वहाँ पर मैंने L1 L2 L3 भी करवाए होंगे, तो ये भी करने। तो ये सारे के सारे आपने ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया मैं करूँ। तो आप मुझे ये बताइए, क्या कोई भी क्वेश्चन एक, जैसे अगर डिवैल्यूएशन और इनकी बात अगर हम करते हैं ना, ये कहाँ से लिए गए? सिर्फ एक दो क्वेश्चन आईटी से आता होगा ना, तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे? इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो और स्टैटिक्स, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। कुछ एक आध तो क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल आपको 100% ही पेपर आएगा, बिल्कुल। अगर मैं पेपर देने के लिए जाऊँगी 100% मुझे भी नहीं आएगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन होगी ही होगी। तो 100% कभी भी किसी का ठीक नहीं होगा। 4-5 जो क्वेश्चन है वो आपके गलत होने की संभावना रहती ही रहती है। तो इसलिए आप विश्वास कीजिए अपने ऊपर, चीज़ों को धीरे धीरे कीजिए, उनके ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए। आप इधर उधर मत भागिए, उधर से नोट्स इधर से नोट्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके पास मटेरियल है उसी को फॉलो कीजिए। और थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप बोलोगे तो मैं ये आपके पास पेपर सेंड कर दूँगी और आप इनको निकलवा कर आप इनको क्या करोगे, इनसे रिलेटेड टॉपिक को सिर्फ पढ़ के जाना, ठीक है। थैंक यू।